पाकिस्तान के खूबसूरत देहातों से लेकर पाकिस्तान के शहरों तक और दुनिया भर के नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्पॉट, जहां गुफ्तगू बदलती है ज़िंदगी, और मैं हूं आपका होस्ट शाह मोहम्मद। नाजरीन किराम, हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि इस मॉर्निंग स्पॉट के ज़रिए हम अपनी यूथ को, अपने नाजरीन को, पाकिस्तानी अवाम को, सिर्फ पाकिस्तानी अवाम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के नाजरीन को हम एक पॉजिटिव मैसेज दें, एक मस्बत सोच दें, ताकि हमारे पूरी दुनिया में जो इस वक्त हम परेशान हाल हैं, देखा जाए तो जंग हो रही है, लोग परेशान हैं, माली तौर पर परेशान हैं, उनको उसका हम जो है एक पॉजिटिव सोच के साथ उनको आगे बढ़ाएं ताकि उनका मुस्तकबिल रोशन हो। अल्लाह ताला ने हमें आज एक और नया मौका दिया है कुछ अच्छा करने का, कुछ बेहतर करने का, अच्छा सोचने का। तो आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, न कि अपनी सेहत का ख्याल रखें बल्कि अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नाज़रीन कराम, आज का जो हमारा शो है, जो एक इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में बैकबोन की हैसियत रखती है, इसको आज जो मसाइल का शिकार है, आज इस पर हम खुलकर बात करेंगे। न कि खुलकर बात करेंगे बल्कि हुकूमत को हम एक सलूशन देने की कोशिश करेंगे कि वो संजीदगी से सोचे। अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री परेशान हाल है तो उसका जो सलूशन है वो अरबाब इख्तियार ने, जो मुतल्लिका इदारे हैं, उनको जो है एक मस्बत सोच के साथ, और मैं कहता हूं कि उसका सलूशन लेकर आना है। हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, बिला तातुल मैं चाहूँगा कि उनका मैं आपका तारुफ करवाऊँ। सबसे पहले चलते मेरे लेफ्ट पर हमारे मोअज़्ज़िज़ इंतहाई सीनियर हमारे रहनुमा है सैयद अमजद अली शाह साहब, जो कि लीगल कंसल्टेंट है कस्टम अफेयर्स और ख़ुद भी कस्टमर हैं। तो ये अपनी माहिराना राय से आज हमें जो है वो बताएंगे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की जो आज जिस दहाने पर है, जो प्रॉब्लम का शिकार है, उसकी वजूहात क्या हैं। शाह साहब, आपको अपने शो में खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया जी, क्या आपने हमें कीमती वक्त दिया अपना। नहीं जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया और मौका फराहम किया कि मैं यहाँ पर बैठकर आपके सवालात का जवाब दूं और उसके साथ लोगों को हम एजुकेट भी करें कि असल सूरत हाल क्या है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू। एंड देन मेरे राइट पर हमारे बहुत ही दिल अजीज साथी हैं जनाब जमाल मुगल साहब, जो कि प्रेसिडेंट सिंध है ऑल पाकिस्तान कार डीलर एसोसिएशन के, और माहिराना राय रखते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर। खुलकर आज इनसे भी हम बात करेंगे कि इसका आखिर हल क्या है। एंड देन हमारे तीसरे साथी आज हमारे साथ हैं इब्राहिम हनीफ मोतीवाला, जो कि ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, अपना शोरूम भी रन करते हैं, और इंपोर्ट पॉलिसी पर और ख़ास तौर पे इंपोर्टेड गाड़ियों की जो भी इश्यूज़ हैं, हमारे जो एक्साइज के इश्यूज़ हैं, उस पर भी आज हम खुलकर इनसे बात करेंगे। एंड देन फिर हमारे साथ जापान से अवान अरशद महमूद साहब होंगे, जो कि चेयरमैन हैं कार एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन फॉर पाकिस्तान एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एमडी के कारपोरेशन जापान से, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। और हमारे जो पांचवें आज के जो गेस्ट हैं वो रेगुलर हमारे साथ होते हैं, जनाब सैयद काशिफ अली, मशहूर व मारूफ सिंगर है, एक बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं। तो अब हम चलते हैं सवालात की तरफ। सबसे पहले मैं चाहूँगा अमजद साहब कि हमारी जो आजकल इंपोर्ट के जो इश्यूज़ हैं और जो हुकूमत कह रही है कि हम कमर्शियल इंपोर्ट लेकर आ रहे हैं, पिछले 2 सालों से हुकूमत ये कह रही है कि जी हम इंपोर्ट पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, इंपोर्ट पॉलिसी ले रही है। कैसी हुकूमत है जो लोगों को कारोबार से रोके रखा हुआ है कि जी हम पॉलिसी ला रहे हैं, पॉलिसी ला रहे हैं, कब लाएंगे। उससे पहले मैं जमाल साहब का और इब्राहिम हनीफ साहब का आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि आप हमारे शो में आए और अपना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू जी। शाह साहब सर देखिए, ये कमर्शियल इंपोर्ट का जो इशू है ये कुछ 3 साल पहले शुरू हुआ था। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, जब अपना कराची में बुनियाद रखी गई एक ऑर्गेनाइजेशन की जो इनकी ट्रेड बॉडीज में से शामिल है, उनका ये कोशिश भी थी और नारा भी था कि जी हम कमर्शियल इंपोर्ट को खुलवाएं। उसकी एक मेन वजह थी, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो अपेंडिक्स सी की इंपोर्ट है इंपोर्ट पॉलिसी के तहत, वो इंपोर्ट जो थी उसके ऊपर सरकारी एजेंसीज की ब्लैकमेलिंग बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि गाड़ी का जो भी इंपोर्ट का स्ट्रक्चर है
वो ओपन टू इन्वेस्टिगेशन था। उसमें कोई भी बंदा मुदाखलत कर कर किसी भी स्टेज के ऊपर उसमें कोई भी मसला खड़ा कर सकता था। आपको भी याद होगा कि कई दफ़ा हमारे शोरूम से बंदों को उठाया गया, FIA ने मैटर इन्वेस्टिगेट किए, ट्रेड बॉडीज़ की इंटरवेंशन के ऊपर वो मामला ख़त्म हुए। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कोच मियाँ शुएब साहब जो इस वक्त हेड कर रहे हैं एफडा को, उनका था कि जी कमर्शियल इंपोर्ट को खोला जाए। उसके लिए उन्होंने कोशिश शुरू की। बाकी ट्रेड बॉडीज़ जो हैं सबका अपना अपना एक किरदार है। उस सिलसिले में गवर्नमेंट ने इनको यकीन दहानी कराई कि जी हम कमर्शियल इंपोर्ट को खोलेंगे। लेकिन उसमें 2-4 चीज़ें उस वक्त जो डिस्कस भी हुई और पॉइंट भी रेज किए गए कि जी जिस वक्त कमर्शियल इंपोर्ट खुलेगी तो आपके पास तो फॉरेन एक्सचेंज है नहीं, आप फॉरेन एक्सचेंज प्रोवाइड कहाँ से करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आप किसको अलाउ करेंगे कि वो कमर्शियली, ये भी एक बड़ा मैटर था जी, बिल्कुल, कि जी कमर्शियली कौन बंदा वो गाड़ी इंपोर्ट कर सकेगा। वो सारी डेवलपमेंट के दौरान अभी 6-8 महीने पहले जब ये सिलसिला मजीद मटीरियलाइज होने के करीब आया तो इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड वाले उसमें कूद पड़े। उसमें उन्होंने शराइत ऐसी रख दी कि वो उनका ताल्लुक बनता नहीं बनता, तो उनका बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं बनता। वो लोकल इंडस्ट्री की हद तक थे जी, बिल्कुल। लेकिन वो एक लेजिस्लेशन जो आज तक अभी पास नहीं हुई, वो पेंडिंग पड़ी है, उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने नोटिफिकेशन भी इशू कर दी और उन्होंने ये भी कहा जी कि SCCP के पास कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। उसका जो है जो कैबिनेट है वो फैसला करेगी, वो भी कि कैबिनेट डिसाइड करेगी कि उनका पेड अप कैपिटल कितना होगा और सिर्फ वही इंपोर्ट कर सकेंगे। उसके ऊपर सबके कान भी खड़े हुए कि जी ये तो एक मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। जो एक 10% तबका हमारा जो है, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, एलीट क्लास है, आप उसी को दोबारा नवाजने जा रहे हैं। असल में तो लोगों को रोजगार देना है, एक आम आदमी को, ताकि वो इससे मुस्तफीद हो, कारोबार करे अपना। जी शाह साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं सर। तो उसी के ऊपर ये मसला खड़ा हुआ जी कि ये तो मोनोपोली को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, EDB का रोल हमेशा से प्रो ऑटो असेंबलर रहा है। 50-60 साल में उन्होंने कभी ये कोशिश नहीं की कि जी हमको यहाँ स्टैंडर्ड मेंटेन करवाएं या कुछ भी इस तरह का करें। जी बिल्कुल। जैसे ही आपको याद होगा कि जैसे ही इंपोर्ट पॉलिसी का ये सिलसिला शुरू हुआ जी कि कमर्शियल इंपोर्ट होगी, तो उन्होंने एक 60 आइटम्स का एक एजेंडा इशू कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही, ये गाड़ियों में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। जबकि जापानीज गाड़ी जो है वो इटसेल्फ एक सेफ्टी फीचर के साथ आती है। बल्कि हमें तो जापान से सीखना चाहिए कि सेफ्टी फीचर और गाड़ियों की जो स्टैंडर्ड वो होता क्या है। हम उसको कह रहे हैं कि जी आपने जो है सर उसमें शायद साहब मैं समझता हूँ कि देखिए जी पूरी दुनिया में पाकिस्तान को छोड़ दें आप, थाईलैंड हो गया, जापान हो गया, चाइना है, या चाइना हो गया, या USA है, यूरोप है, UK है, यहाँ पर जो भी गाड़ी बनती है वो क्या बिलो स्टैंडर्ड बनाते हैं? पाकिस्तान तो नहीं है। वहाँ पर जो भी गाड़ी बनेगी वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक ही बनेगी, उससे नीचे बन नहीं सकती। तो ये EDP वालों ने शोशा छोड़ दिया कि जी इसमें हम इंस्पेक्शन भी करवाएंगे। इवन हमारी लोकल इंडस्ट्री को जो है वो जापान से और इम्पोर्टेड गाड़ियों के जो स्टैंडर्ड्स है उसको फॉलो करना चाहिए। हम कह रहे हैं कि जी हम उनको जो है स्टैंडर्ड फॉलो करवाएंगे। वो हिंड्रेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी कि कमर्शियल इंपोर्ट को मटीरियलाइज किसी शक्ल में ना होने दिया जाए। तो मैं ये समझता हूँ, मेरी राय से आप इख्तलाफ कर सकते हैं। मेरी नुक्ता नज़र ये था, मेरी जब भी बात हुई, जिन भी किसी बंदे ने भी मुझसे मशवरा किया, मैंने उनको यही कहा जी कि कमर्शियल इंपोर्ट को ये हिंड्रेंस के बगैर नहीं करने देंगे आपको, और आप अपेंडिक्स E का जो ऑप्शन है उसको भी खुला रहने दें, उसकी आप मुखालफत ना करें, उसको आप चलने दें, क्योंकि ये 50-60 साल से ये विंडो हुकूमत ने खुद खोल कर रखी हुई है। उसमें इशू जो थे उनका जो सबसे बड़ा जो अपना जो मुखालिफ तो नहीं थे, जो कमर्शियल इंपोर्टर का नारा लगा रहे थे, उनका तो एतराज़ बड़ा दुरुस्त था कि जी एजेंसियाँ बड़ी इंटरफेयर करती हैं। बात उनकी भी दुरुस्त थी, क्योंकि ये इससे जितना भी सिलसिला है जी, आप इसको छोड़ दें कि जी इस वक्त पाकिस्तान में सिपाही से लेकर सदर पाकिस्तान तक
चाहे उसमें जर्नल्स हैं, उसमें वजीर हैं, उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने भी लोग हैं, जो भी जैपनीज गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है वो गाड़ी इसी विंडो से निकल कर गई है, बिल्कुल अपेंडिक्स सही है। ई से। बिल्कुल क्लियर। सबको पता है कि जी ये विंडो जो है, इसके जरिए लोग जो हैं जिनको आप कमर्शियल इंपोर्ट की परमिशन नहीं दे रहे, वो इस विंडो को इस्तेमाल करके पैसेंजर्स के राइट खरीद कर इस ट्रेड को चला रहे हैं। इस ट्रेड को भी ख़त्म करने के लिए इन्होंने बतदरीज पहले फॉरेन एक्सचेंज लेकर आ गए, बिस्मिल्लाह फॉरेन एक्सचेंज भी आना शुरू हो गया। उसके बाद अब जब इन्होंने पॉलिसी बनाई तो ऑटो असेंबलर्स के प्रेशर के तहत इन्होंने एक तो वो पर्सनल बैगेज ख़त्म कर दिया। जी बिल्कुल ठीक है, उसके बाद लेकर आ गए ये गिफ्ट के ऊपर सर, उसका टाइम बढ़ा दिया, 2 साल से 3 साल करती है जी उसको। 850 दिन कर 850 दिन, बिल्कुल। ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस के ऊपर ये पाबंदी लगा दी कि जी ये गाड़ी जिस कंट्री में रहते हैं वहीं जहाँ से से लेकर वहीं से आएगा। आएगी। और उसके बाद सबसे बड़ा जो काम किया कि ये नॉन ट्रांसफरेबल होगी। जी, इस पे हम दोबारा आपकी तरफ आएंगे। शाह साहब चलते हैं जमाल मुगल साहब की तरफ। जमाल साहब, मैं ये देख रहा हूँ कि हमारी जो ऑटो इंडस्ट्री है, हम जैसे जैसे आगे जा रहे हैं हम प्रॉब्लम्स का शिकार हो रहे हैं। बजाय गवर्नमेंट हमें फैसिलिटेट करे, हर्डल्स ज़्यादा आ रहे हैं, टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं। और अच्छा, उससे पहले हमारे साथ अवान अरशद महमूद साहब जो है जापान से हमारे साथ हैं, जो कि चेयरमैन है कार एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन फॉर पाकिस्तान और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एमडी के कारपोरेशन के। अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब। बहुत कम आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाह साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें जापान से जो है वो हमें ज्वाइन किया और अपना कीमती वक्त दिया है। कैसे हैं आप? ठीक है? मैं खैरियत से हूं शाह साहब, आप ठीक है? खैरियत से। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है मुझे। अच्छा जी, आवाज़ हम बेहतर करते हैं, कोशिश करते हैं। और मैं जी आप काफी बेहतर है, आप काफी बेहतर है जी। और हम आपका तारुफ भी कराते चलते हैं। सैयद अमजद अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप यकीनन इनको जानते हैं, बिल्कुल आपकी गाय बगाय बात भी होती रही है। एंड देन हमारे साथ जमाल मुगल साहब हैं हमारे साथ, जो कि प्रेसिडेंट सिंध ऑल पाकिस्तान कार डीलर एसोसिएशन के। एंड देन हमारे साथ इब्राहिम हनीफ मोती वाला, जो कि ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, अपना शोरूम भी रन करते हैं, वो भी हैं। और वो ये सब आपको सलाम भी कहते हैं। मेरा भी सबको सलाम जी। वहाँ पे मौजूद तमाम मेरे दोस्तों को, भाइयों को, कोलीग्स को, सबको मेरा सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा अरशद साहब, हम बात कर रहे हैं इंपोर्ट पॉलिसी की बात कर रहे हैं। जैसा कि आप जापान से हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको भी आप रिप्रेजेंट करते हैं और आपने वो एसोसिएशन भी बनाई हुई है। तो आजकल हुकूमत ने एक तो जो बैगेज थी जिसपे हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी आते थे, गाड़ियाँ लाते थे, उस पर पाबंदी लगा दी गई है। टीआर पे भी ऑलमोस्ट उसको हम पाबंदी ही कहेंगे कि वो जिस कंट्री में रहता है, ज़्यादातर हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो मिडिल ईस्ट में रहते हैं, वहाँ लेफ्ट हैंड गाड़ी है, तो वहाँ से गाड़ी पाकिस्तान भेजने का मतलब है कि उसको परमिशन ही नहीं है गाड़ी लाने की। तो आप क्या देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं कि 1 साल की पाबंदी भी लगा दी कि आप गाड़ी जो है वो 1 साल तक जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, जबकि हुकूमत खुद कहती है कि जब भी आप गाड़ी लें उसको फ़ौरन अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवाएं, ओपन लेटर पर गाड़ी ना चलाएं। और एक तरफ हुकूमत भी मतलब ये तजाद है कि वो कहते हैं कि 1 साल तक आप गाड़ी रजिस्ट्रेशन जो है वो उन्हीं के नाम पर रहेगी, आप बेच नहीं सकते, ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। इनके साथ मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है किसी के साथ, उसके पास एक ही एसेट सामने नज़र आ रहा है, उसकी गाड़ी अगर उसको बेचना चाहे अपने पेरेंट्स की या अपने प्यारों की कोई ट्रीटमेंट कराना चाहता है लेकिन वो गाड़ी बेच नहीं सकता। तो मैं इस पे आपकी एक राय जानना चाहूँगा और ख़ासतौर पर हमारे नाज़रीन सुनना चाहते हैं। जी फर्स्ट ऑफ ऑल शाह साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे इज़हार ख्याल का मौका दिया, और आपको मैं मुबारकबाद भी दूंगा कि आपने हमेशा जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज के प्रॉब्लम है उनको एड्रेस की है। और आजकल के दौर में ये जो आप अभी इस वक्त ये जो ये मॉर्निंग स्पॉट शो कर रहे हैं हम जी शो कर रहे हैं और लोगों को इज़हार राय का मौका दे रहे हैं, इससे बेहतर या इससे काबिल तहसीन काम कोई भी नहीं हो सकता जो आप कर रहे हैं। पहले तो मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल कीजिए। थैंक यू। अब भी मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। बिल्कुल जी, गवर्नमेंट जो है इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी अपना केस गवर्नमेंट के सामने लड़े। हम लोग भी अपने फोरम से गवर्नमेंट के साथ ओपीएफ के प्लेटफॉर्म से भी जो हमारे चेयरमैन साहब हैं उनके जरिए भी हमने उनको तमाम फैक्ट्स एंड फिगर देते रहते हैं कि जी हम इस साल हमने 40 बिलियन पे आपको रिजर्व भेजे हैं और उसके एवज हमें कोई इंसेंटिव हासिल नहीं है। हम मुल्क में रेवेन्यूज भी भेज रहे हैं, उसके बाद हम मुल्क में फॉरेन रेमिटेंसेस भी लेके आ रहे हैं,
जो कि हमारी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। बिल्कुल लेकिन ऐसा ही उसके है। बावजूद हम देखते हैं तो आपने जैसे कहा अपनी इब्तदाइये में कि जी उन्होंने पर्सनल बैगेज पे भी पाबंदी लगा दी, उन्होंने टीआर पे भी पाबंदी लगा दी, ऐसे कदम लगा दी कि वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है गाड़ियों को इम्पोर्ट करना। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमने इस चीज को बहुत हाई लेवल पे इनको हाईलाइट किया है। और क्योंकि गवर्नमेंट इस वक्त एक तरफ तो ये कहती है जी हमारे पास फॉरेन रिजर्व नहीं है, जी दूसरी तरफ मुल्क में अगर आप देखें तो मेड इन चाइना की जो गाड़ियां हैं उनकी एक भरमार आई हुई है। और जो कामरान खान का जो लास्ट शो था, अगर आप उसको नोट किया तो उसको उन्होंने फिगर्स दिए हैं, वो बड़े अलार्मिंग है। जी बिल्कुल। मुल्क से इस तरीके से फॉरेन रिजर्व्स बाहर जा रहे हैं 2 अरब। तो इन्होंने अच्छा नाम सीक्रेट यूनिट्स का, लेकिन अभी तक सब सीबीयू इंपोर्ट कर रहे हैं। और वो इस हद तक इस तादाद में सीबीयू यूनिट इंपोर्ट कर लेते हैं तो जो फैक्ट्री लगाने का खर्चा है वो सीबीयू यूनिट से ही सारा निकाल लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। 5 साल के बाद जाके फैक्ट्री लगाते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं। ये भी चले ठीक है, लेकिन अगर हम देखते हैं हमारे मुल्क के अंदर तो जो लोग ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा लेके आ रहे हैं उनको तो इस चीज की इजाजत नहीं है कि वो उसको यूटिलाइज कर सकें, लेकिन वो लोग जो कि ऑन द कंट्री मुल्क में इंपोर्ट कर रहे हैं उनको 8 से 10 बिलियन डॉलर उन्होंने इस साल में खर्च कर दिए। और आने वाला जो अभी अगर हम फिगर देखें तो ये बढ़ के 10 से 15 अरब डॉलर तक चला जाएगा, जो कि हमारा मुल्क इसका मुतहम्मिल हो ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता, ऐसा ही है। तो हम आपके प्लेटफॉर्म से भी और अपने यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है उनसे, हुकूमत से बिल्कुल राब्ते में हैं और उनको हमने बिल्कुल बताया कि ये आप गलत कर रहे हैं। और हमारी बातचीत होती रहती है वहाँ पे जो लोग हैं जी। आके। आप सुन रहे हैं अपना अरशद साहब? आई थिंक लाइन कट गई, हम दोबारा जैसे कनेक्ट होता करते हैं तो चलते हैं जमाल मुगल साहब की तरफ। जैसा कि हेलो जी शाह साहब, मैं मौजूद हूँ आपके जी जी बताइएगा। अच्छा, तो मैं मैं आपको कहता कि जो आपने इस वक्त एक चीज का जिक्र किया कि जो 1 साल की पाबंदी है वो इंशाल्लाह उस पे हमें गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल एश्योरेंस है कि वो हट जाएगा। और हमने उस सिलसिले में जो अभी एक इब्तदाई तौर पर जो हम चीज कर सकते थे वो, अगर आप अपना व्हाट्सएप देखें तो उस पर मैंने आप पे एक डॉक्यूमेंट भेजा है जी। ये वो डॉक्यूमेंट है जिसको हमारे जो भाई जो गाड़ियों का काम करते हैं अगर वो इसको साइन करवा लेंगे तो एक तो उनको ये जो थंब इम्प्रेशन की या वो जो स्कैन की जरूरत होती है 1 साल के बाद वो जरूरत नहीं रहेगी और उनपे उसकी पेनल्टी भी नहीं लगेगी। और प्लस इस चीज के होने के बाद उनकी इस चीज की उनको एश्योरेंस हो जाएगी कि उनकी गाड़ी परचेज भी हुई है, उस बंदे को कीमत भी अदा कर दी गई है और इररिवोकेबल है इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, डेथ या उसकी जो भी लाइबिलिटीज बनती है। जो लोग सोच सकते हैं कि जो उसको इस तरीके से ड्राफ्ट किया गया है कि हम उसको इसको कह सकते हैं कि जी हमें इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम 99% जो है वो सेफ है। हमारी जो डीलरशिप्स या जो लोग काम करते हैं उनको ना तो पेनल्टी लगेगी वो जो थंब इम्प्रेशन या अवार्ड देते हैं उसके लिए, और ना ही उनको ये प्रॉब्लम होगा। बस सिर्फ ये एक डॉक्यूमेंट अगर ये उसको साइन करवा लेंगे जिससे वो गाड़ी परचेज कर रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी से, तो उसके बाद उसकी जिनको एंटाइटलमेंट मिल जाएगी कि 1 साल के बाद वो जाके उसको अपने नाम पर ट्रांसफर भी करवा सकते हैं और कोई भी इसके बीच में जो भी मामलात होंगे उससे भी सेफगार्ड हो जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे एम्बेसी में भी इनसे डिस्कस किया तो उन्होंने इसको अप्रूव किया है। तो ये एक डॉक्यूमेंट है जिसके जरिए फिल वक्त या वक्ती तौर पे आप कह सकते हैं कि हमें हमारे जो कार डीलर्स हैं उनको एक रिलीफ मिल सकता है। जी बिल्कुल आपने सही कहा, लाइक ये एक पावर ऑफ अटॉर्नी होगी सेलर की तरफ से, ताकि आपको दोबारा उससे किसी किस्म की जो है वो जरूरत ना पड़े या 1 साल बाद उनको फॉलो ना करना पड़े कि जी आप हमें बायोमेट्रिक दे दें या आप हमें कोई अथॉरिटी दे दें कि हम गाड़ी ट्रांसफर करवाने जा रहे हैं। ये तो चलो एक ओवरसीज पाकिस्तानी जो गाड़ी जो फाइन लगना है 1 साल वाला उससे भी बच, वो भी नहीं लगेगा। और इसमें जो वर्डिंग है, जो उसकी वर्डिंग है वो इतने अच्छे तरीके से ड्राफ्ट की गई है कि वो आपको किसी भी प्रॉब्लम से फ्यूचर में, मैं इसको यहाँ पे ज्यादा वजाहत नहीं करूंगा इसकी, उससे भी वो आपको बचा लेता है। अच्छा, एक चीज तो आपने अरशद साहब बताई कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो गाड़ियां भेजते हैं और जब वो यहाँ कस्टम ड्यूटी पे करते हैं तो वो फौरन रेमिटेंस शो करते हैं कि जी हमने इस ड्यूटी की मद में अपने अकाउंट में फौरन जो है वो रेमिटेंस भेजा है, जिसकी वजह से गाड़ी क्लियर हो रही हैं। तो एक बात तो बड़ी क्लियर है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी गाड़ी जापान से हम इंपोर्ट करते हैं आती हैं उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक ह्यूज अमाउंट रेवेन्यू की रेमिटेंस की फॉरेन करेंसी में आता है हमारे पास। और जो हमारे आजकल जो हम देख रहे हैं कि पहले 3 प्लेयर थे पाकिस्तान में,
अब तकरीबन 19 से 20 प्लेयर हो चुके हैं और वो सब के सब जो है वो असम्बलर्स हैं, यानी कि पुर्जाजात मंगाते हैं, यहाँ पर उनको फिट करते हैं और बेचते हैं। तो हम पार्ट की सूरत में भी जो है अपना फॉरेन जो है करेंसी हम बाहर भेज रहे हैं और साथ साथ यहाँ पर कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, जिसकी वजह से लोग बेरोजगार भी हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ अगर जब लोकल मैन्युफैक्चरिंग होगी तो किसी हद तक जो है गवर्नमेंट को लोगों को रोजगार भी मिलेगा। आप मुझे थोड़ा बताइएगा सर, जापान में इस वक्त जितने भी पाकिस्तानी हैं, आई थिंक 90% से ज्यादा लोग जो है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से वाबस्ता है, और अगर इस पर ये जो पाबंदियां लग रही हैं तो कितने मुतासिर हो रहे हैं, जरा ये भी थोड़ा सा बताइएगा। सर, ओवरसीज पाकिस्तानी या जापान में मुकीम पाकिस्तानी बिल्कुल इससे बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं, और इससे सबसे ज्यादा जो मुतासिर है वो हमारे पाकिस्तान में मुकीम लोग मुतासिर हो रहे हैं, क्योंकि ये एक वाइड इंडस्ट्री है जिसमें आप 10 लाख 20 लाख से काम शुरू कर सकते हैं। तो छोटे लेवल पर जो लोग गाड़ियों का कारोबार करते थे, 1 लाख 2 लाख रुपए कमा सकते थे, उस पर भी अब कदम लगा दी गई। यानी कि मुल्क में बेरोजगारी, अफराते जर और ये जो अफरा तफरी है उसकी फिजा जो है वो बढ़ती जा रही है। उसकी वजह यह कि लोग अपने लिए हलाल रिस्क नहीं कमा सकते, उनके लिए मसले मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। और ये जितनी भी प्रॉब्लम्स या कदम लगाए गए हैं वो इसलिए लगाए गए कि जी मुल्क में रोजगार आए या मुल्क में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, वो हम नहीं देख रहे, बल्कि बेरोजगारी ही बढ़ रही है। और अभी भी जो जितने भी सो कॉल्ड असेंबलर्स हैं या जो गाड़ियों के मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, जिसको आप असेंबलर कहते हैं हम लोग, वो उस चीज पे काम करेंगे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे। वो सिर्फ वहां से पार्ट्स मंगा रहे हैं, पार्ट्स मंगाने के बाद उसको असेंबल करते हैं, उस पर मैं कहूँगा बल्कि ड्यूटी भी कम देते हैं, हमसे ज्यादा कम ड्यूटी देते हैं, क्योंकि वो लाते हैं सीक्रेटी फॉर्म में लाते हैं, सीपीयू फॉर्म में लाते हैं, तो वो वहां पे भी गवर्नमेंट को वो देते हैं। अच्छा, एक और चीज जो आपके फोरम से मैं बताना चाहूंगा जी, कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो रेमिटेंसेस भेजते हैं, जो लास्ट ईयर 40 बिलियन थी, अगर उसके ऊपर हम सिर्फ वो चीज काउंट करें कि जो ओपन मार्केट का रेट है और जो बैंक का रेट होता है, उसमें 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए का फर्क होता है। बिल्कुल वो ही अगर आप कैलकुलेट करें तो 400, तो ये अगर 10 रुपए का फर्क है तो 400 बिलियन रुपीस का गवर्नमेंट को सिर्फ कन्वर्जन में फायदा होता है। अगर 20 रुपए करें तो उसको 800 बिलियन बनता है। अगर 30 इसका मल्टीप्लाई करते जाएं तो बिलियंस ऑफ रुपीस तो सिर्फ कन्वर्जन, बिलियन ऑफ रुपीस तो सिर्फ कन्वर्जन में ओवरसीज पाकिस्तानी गवर्नमेंट को दे रहा है जी। बिल्कुल। और प्लस उसके बावजूद रेमिटेंसेस भी भेज रहे हैं। हमने गवर्नमेंट को ये भी यहाँ पे उनको ये सलाह दी है कि वो ओवरसीज पाकिस्तानी को इस पे कोई पैसे लाने पे कोई इंसेंटिव दें, तो आपके जो ये अभी जो 15 अरब का जो डेफिसिट है वो भी पूरा हो जाएगा। अगर आप एक ओवरसीज पाकिस्तानी को गाड़ी लाने पे या उसको ड्यूटी के पैसे भेजने पे कुछ पॉइंट दे दें, वो भी रिडीमेबल हो सिर्फ ड्यूटी की मद में या टैक्सेस की मद में, तो उससे मजीद आपकी रेमिटेंसेस बढ़ेंगी और जो ओवरसीज पाकिस्तानी को जो मुल्क का जो डेफिसिट है जो 15 अरब डॉलर के करीब है वो भी खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो बहुत एक अहम रोल अदा कर सकते हैं हमारी इकोनॉमी में। जमाल साहब, या आप कोई सवाल करना चाहें अरशद महमूद से? नहीं जी, माशाल्लाह ये अपने जापान से एफर्ट कर रहे हैं, हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, इनकी पूरी कम्युनिटी है उधर। हमारे जमाल भाई की आवाज नहीं आ रही। जी जमाल, आवाज नहीं आ रही आपको? अब आ रही है? जी अब आ रही है। जी मैंने कहा कि आप लोगों के भी एफर्ट हैं उधर जो आप कर रहे हैं, और हमारे पाकिस्तानी भाई जिस तरीके से कोशिशें कर रहे हैं, दरअसल यहाँ पे चंद लोगों की वजह से ये हमारी सारी पॉलिसीज़ ख़राब हुई हैं, जिन्होंने ना होमवर्क किया ना वर्किंग की, और बस एक लगाया नारा कि जी कमर्शियल इंपोर्ट। तो इसका मतलब कि कमर्शियल इंपोर्ट पे उनकी वर्किंग इतनी स्ट्रांग थी नहीं कि गवर्नमेंट ने उसको रिजेक्ट करके और अपनी मनमानी से कमर्शियल इंपोर्ट पर जो गवर्नमेंट ने कंडीशन लगाई हैं वो कारोबारी बिजनेसमैन के हक में बिल्कुल भी नहीं है। इसमें तो इसमें सबसे पहले देखा जाता है आप वर्किंग करें। आपने जो कमर्शियल इंपोर्ट के हवाले से जो चीज़ गवर्नमेंट ने की है वो तो ये 3 बड़े जो बिग डीलर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, इनको फ़ायदा पहुंचेगा, ये फैसिलिटीज़ इनको मिलेंगी। आम आदमी कहाँ जाएगा जो अगर अपने शनाख्ती कार्ड पे गाड़ी इंपोर्ट करना चाहे और ड्यूटी भरे, वो उसका फंडामेंटल राइट है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में गवर्नमेंट हमारे साथ सिंसियर नहीं है, ना फेडरल गवर्नमेंट सिंसियर है ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिंसियर है। तो जब हमारे साथ गवर्नमेंट सिंसियर नहीं है तो कारोबारी तबके में इस वक्त जो परेशानी और जो इस वक्त डिप्रेशन के मरीज बन रहे हैं, तो जो आपके 10 मिलियन से ऊपर के लोग हैं वो बाहर भागने की सोच रहे हैं कि हम इस मुल्क को छोड़ के निकलें, और बाकी जो इधर रह रहे हैं वो इधर ही रहते हुए बेचारों का फ्यूचर कुछ भी नहीं है, मुस्तकबिल हमारे बच्चों का क्या फ्यूचर है इधर।
जो पॉलिसीज आ रही हैं इस इंडस्ट्री के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए, वो तो आपके इतने अगेंस्ट है कि मुझे फ्यूचर में आने वाले 2-4 साल में ये काम बिल्कुल खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है ये काम, रिसेंटली हमने देखा बहुत सारे आप ये शोरूम बंद देखिए ना, हुए हैं। सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, सबसे ज्यादा गवर्नमेंट को टैक्स की सूरत में, ड्यूटी की सूरत में, रजिस्ट्रेशन की सूरत में सबसे ज्यादा हम जो है वो पैसा देते हैं। उसके बाद भी अगर हमारे साथ ऐसी टर्म्स कंडीशन लगा दी जाएंगी कि जिसमें हमारे लिए नामुमकिन हो जाएगा काम करना, तो एक शोरूम का मिनिमम शोरूम का 5 लाख एक्सपेंस है, वो कहाँ से अपना एक्सपेंस पूरा करेगा और अपने घर को चलाएगा। तो हमारे साथ तो अलमिया ये है कि आपकी एफर्ट है, अमजद शाह साहब एक्सपीरियंस बंदे हैं माशाल्लाह, ये लोग अच्छी सोच रखते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन लोगों ने ना वर्किंग की इस पे, ना कोई होमवर्क किया, गवर्नमेंट को कन्विंस नहीं कर सके। और आज ये है कि हमारी वो ओवरसीज पाकिस्तानी भाई भी जो गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं उसको भी इतना मुश्किल कर दिया है कि जिसमें हमारा काम तबाह हो चुका है इस वक्त जो करंट सिचुएशन है। जी बिल्कुल जी। और दूसरी बात ये, जिस तरह अरशद भाई एक्सपोर्ट करते हैं पूरी दुनिया में, काफी जगहों पे गाड़ियां जाती है जापानी, खाली पाकिस्तान नहीं आती। जी बिल्कुल आपने सही कहा। तो जो वहां पे जो इंस्पेक्शन के जो रेट रखे हैं और जो पाकिस्तान के लिए इन्होंने जो प्राइस रखे हैं यहाँ के इंस्पेक्शन के, उस पर भी डबल का फर्क रखा है। आई थिंक होना भी नहीं चाहिए प्राइस, क्यों मतलब इंस्पेक्शन की जरूरत है जापान अच्छा शाह साहब, मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करता चलूं, जो इंस्पेक्शन का जो क्राइटेरिया पाकिस्तान के लिए बनाए गए वो शायद दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही है। जी 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 बिल्कुल। क्योंकि वो ऐसा निराला एक फार्मूला है कि जिसमें वो गाड़ी की जो वो टेस्ट जो पाकिस्तान जाके होने चाहिए कि गाड़ी के टायर कैसे हैं, गाड़ी के वाइपर कैसे हैं, यानी कि फिटनेस, रोड पे आने से पहले जो उसकी फिटनेस की चेकिंग है वो उसको भी यहाँ पे उसको इतने सख्त चीजें बताई गई कि उसको चेक करें। अच्छा, और बल्कि मैं जो गाड़ी ऑलरेडी 4 एक मिनट मैं चाहूंगा कि हम फिटनेस की बात कर रहे हैं जैपनीज गाड़ी की। हमारे यहाँ जो रोड पे कमर्शियल गाड़ी चल रही है, बसेस चल रही है, उसका तो पहले इंस्पेक्शन कर लें। जो बाबा कायद आज़म के जमाने की गाड़ी यहाँ पर रोड पे चल रही है। जी, इसमें शाह साहब जो गाड़ी 4 ग्रेड की आती है, 4.5 ग्रेड की आती है, वो ऑलरेडी बहुत सुपर फिट होती है। तो ये फिटनेस की कंडीशन इधर अगर आप टीमें, गवर्नमेंट अपने बंदे टीमें इधर बैठाती, न्यूजीलैंड में गाड़ियां आती है, यूरोप में आती है, उस मुल्क में आने के बाद उनका इंस्पेक्शन होता है, ना कि जापान से इंस्पेक्शन हो और वापस गाड़ी जब इधर आए तो इधर बंदे बैठे। यहाँ पे आप ये देखें, पहले तो एक चीज, जापान में इंस्पेक्शन हो रही है जिसकी फीस अरशद भाई को ज्यादा बेहतर पता होगी, 45,000 से 50,000 यन है। बट 4 ग्रेड की गाड़ी को इंस्पेक्शन करने की जरूरत ही नहीं है। वो ऑप्शन शीट वेरीफाई हो जाती है, गवर्नमेंट उसको वेरीफाई करे। प्लस वो कराची पोर्ट पे दोबारा इंस्पेक्शन हो रही है। अब बताएं, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं। ये वाली रिस्ट्रिक्शन हट गई है कराची पोर्ट वाली। अच्छा, मैं आपको एक चीज इसमें बताता चलूं कि हमने गवर्नमेंट को ऑफिशियली, जो हमारी अभी लास्ट मंथ में उनसे मीटिंग हुई थी, हमने उनको ये अपनी राय दी है कि वो इस चीज को हटाएं। इसके एवज जैसे पहले गाड़ियां आती थी तो उनका इंपोर्ट परमिट बनता था, तो वो उस नहज पे जाएं ताकि इस जो फीस आप हमसे ले रहे हैं ड्यूटी एंड टैक्सेस के अलावा, जो कि बिलियंस ऑफ रुपीज में बनती है, वो आप जापान गवर्नमेंट को मत दें, वो पाकिस्तान में ही लें। 660 तक की गाड़ी पे आप 1 लाख रुपए आईपी इंपोर्ट परमिट के लेने, उनको हमने एक चार्ट बना के दिया है कि भाई आप वो इंस्पेक्शन जो जापान में ले रहे हैं। और हमने कहा इस बात की आपको एश्योरेंस है कस्टम्स को कि पाकिस्तान में लगी हुई गाड़ी नहीं आएगी, किलोमीटर टेम्पर गाड़ी नहीं आएगी। आपको ये जो आप पैसे जापान में 4 लाख या 30,000 या 40,000 यन दे रहे हैं, ये देने की जरूरत नहीं है। ये आप पैसे पाकिस्तान में ले लें, प्लस जिसके पास इंपोर्ट परमिट है उसको इस चीज की भी सहूलत दीजिए आप गवर्नमेंट का कैश फ्लो बढ़ाने के लिए, कि वो उसके बाद अगर ड्यूटी उसकी एडवांस में पे करना चाहता है तो वो भी पे कर दे। तो इससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा, गवर्नमेंट के पास कैश फ्लो बढ़ेगा, और हमारे जो लोग काम कर रहे हैं वो मुल्क में एक बिजनेस एक्टिविटी आएगी, और मोर देन 5 to 10 बिलियन एक्स्ट्रा जनरेट होंगे गवर्नमेंट के लिए अगर वो ये पॉलिसी को खत्म कर देती है जो इंस्पेक्शन की पॉलिसी उन्होंने लगाई, जिसका कोई फायदा भी नहीं है। और वो हमारे लिए एक दर्द सर बनी हुई है, क्योंकि ना उनको समझ है जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई है, और ना उनको समझ है जो यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि वो चीजें चेक कर रहे हैं जो कि पूरी दुनिया में कहीं भी चेक नहीं, सिर्फ एक्सक्लूसिवली पाकिस्तान के लिए। इसका एक ये नुकसान भी है कि जैसे आपने आज गाड़ी वहाँ पे बाई की, उसको तकरीबन महीना लग जाता है इंस्पेक्शन कराने में, एक प्रोसेस है, और एक महीने वैसे ही डिले हो जाती है। फिर जो आजकल जो हालात जा रहे हैं हमारे रास्ते के शिप के, वो शिपमेंट मिलना
यानी कि आपने आज अगर गाड़ी जापान से खरीदी है तो आपको 3 महीने से लग जाएंगे। पहले गाड़ी कराची पोर्ट पे नहीं डिलीवर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारे मसले मसाइल हमारी गवर्नमेंट को देखने चाहिए, क्योंकि आप ये देखिए, एक तो गैर मुकीम पाकिस्तानी वहाँ बैठा है, वो आपको पैसे भेज रहा है, उसके मद में गाड़ी भेज रहा है, फिर उसकी ड्यूटी भी वहाँ से भेज रहा है, और आपको क्या चाहिए उसके ब्याह पे 2024 और 2025 का आप बजट उठा के देख लें, उस पे कम से कम कितने बिलियन डॉलर इसकी ड्यूटी एक साल में आई है। कोई कारोबार में इतनी बड़ी ड्यूटी, इतना बड़ा वाइट किसी कारोबार में नहीं है। और फॉरेन एक्सचेंज सारे, तो आप उसी काम को जो है वो साइड पे लगा रहे हो, आप उसको ही काम को जो इतना मुश्किल से मुश्किल तरीन बना रहे हो कि आप लोग जो है वो, इसका कोई वो नहीं है। आप अगर मैं कराची में गाड़ियों का काम करता हूँ, तो आप मुझे ये देखें कि अगर मुझे गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर आता रहेगा, एक दिन मैं क्या करूंगा, मैं अपना बोरिया बिस्तरा बंद करूंगा और मैं चले जाऊंगा बाहर, क्योंकि अरशद भाई को पता है कि बाहर गाड़ी का काम करना बनिस्बत कितना ईजी है जी। और वहां पे लीगल कमर्शियल होता है। अच्छा, दूसरी बात, ये 2-3 साल से हमें कह रहे हैं कि ये कमर्शियल इंपोर्ट खोलेंगे। आप मुझे एक बात बताएं, जब एक आदमी के पास वाइट है और वो गाड़ी मंगवा सकता है, तो आप उसको ये पॉलिसी बना रहे हो कि 50 करोड़ का वाइट हो, ये किसी, अच्छा दूसरे आप 50 करोड़ जिसके पास होगा तो वो ये गाड़ी क्यों मंगाएगा? तो वही गाड़ी क्यों मंगाएगा? और प्लस आम आदमी को हमने रोजगार देना है। एक आम पाकिस्तानी जिसके पास NIC है, नेशनलिटी है, उसको इख्तियारात है ये कि भाई अगर उसके पास 1 मिलियन है, 10 लाख है, 20 लाख है, वो उसकी गाड़ी मंगाए। उसके पास वाइट, वो टैक्स दे के गाड़ी मंगा रहा है जो पाकिस्तान के मुताबिक है, लेकिन उस पर भी इन्होंने शराइत ऐसी सख्त लगाई हुई है जो दुनिया में नहीं है कहीं पे भी। सिर्फ ये आपको, ये इसका जो पीछे से जो मसला है वो हमारी लोकल इंडस्ट्री। अब लोकल इंडस्ट्री जो है वो या तो ऐसा मेयार दे। हम आते हैं आपकी तरफ दोबारा इस तरफ। अर्शद साहब, क्योंकि हमारे पास एक कमर्शियल वक्त का टाइम हो रहा है, मैं चाहूँगा लास्ट में अगर आप कुछ कहना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें तो जी प्लीज। मैं सिर्फ शाह साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और तमाम दोस्तों को इंशाल्लाह ये उम्मीद दिलाना चाहता हूँ कि हम लोग, क्योंकि ओवरसीज का मैटर है और इसमें गवर्नमेंट हमारी बात को सुनती भी है और उसको लेवरेज भी देती है थोड़ा बहुत, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं मनोअन से कि ये चीज़ फौरन से फौरी ख़त्म हो। और हमें उम्मीद है कि अभी कश्मीर के इलेक्शन वगैरह हो गए तो हमसे जो वादे लोगों ने किए हुए हैं, ब्यूरोक्रेसी ने और गवर्नमेंट ने, इंशाल्लाह वो पूरे करेंगे और ये जो रजिस्ट्रेशन वाली जो कतरन है ये इंशाल्लाह जल्दी खत्म हो जाएगी। जब बहुत शुक्रिया अर्शद साहब, आप जापान से हमारे साथ थे, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे ख़ास तौर पे जितने भी ओवरसीज़ हैं उनको भी हमारा सलाम और उनके लिए भी हमारी नेक ख्वाहिशात उनके साथ हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एंड देन हम चलते हैं काशिफ की तरफ। हमारे मशहूर मारूफ सिंगर हैं, बहुत ही अच्छी आवाज़ के मालिक हैं और उनसे पूछते हैं कि आज की हमारी गुफ्तगू से वो भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं या और गाना कौन सा सुनाएंगे? जी तो आप सबको मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और इसके ऊपर जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, इस पे मैं कुछ लिख रहा हूँ अभी। क्या बात है। तो एंड में इस पे भी कुछ सुनाएंगे आपको। अभी एक खूबसूरत सा मेहंदी हसन साहब की गज़ल है, वो सुनाते हैं जी। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है। तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए
थोड़ी है, एक जरा सा गम दौरा कभी हक है जिस पर मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है। तुझ पे हो जाऊंगा कुर्बान, तुझे चाहूंगा मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, अपने जज्बात में नगमात रचाने के लिए मैंने धड़कन की तरह दिल में बसाया है तुझे। मैं तसव्वुर भी जुदाई का भला कैसे करूं, मैंने किस्मत की लकीरों से चुराया है तुझे। प्यार का बन के निगहबान तुझे चाहूंगा मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्पॉट, जहाँ गुफ्तगू बदलती है ज़िंदगी। और आज एक अहम मौजू पर हम बात कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की बैकबोन है, ऑटो इंडस्ट्री। जो आज मसले मसाइल हमारी ऑटो इंडस्ट्री के साथ हैं, चाहे वो इंपोर्ट पॉलिसी हो, चाहे वो कस्टम ड्यूटी हो, चाहे वो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन हो, या जितने भी टैक्सेस हैं इस गाड़ियों के ऊपर। और आज जितना मैं देखता हूँ कि जो हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मसाइल के शिकार है, वो इससे पहले कभी भी नहीं रही है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हमारे मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, कारोबार में रुकावटें बढ़ती जा रही हैं, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। और लोगों को मैं ये देख रहा हूँ कि कितने शोरूम जो है वो बंद होते जा रहे हैं। उसकी वजूहत क्या है? ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं कि वो, जैसे कि जमाल साहब हमें अभी कुछ देर पहले बता रहे थे कि हम गवर्नमेंट से प्यार करते हैं लेकिन गवर्नमेंट हमसे प्यार नहीं करती है। तो चलते हैं जमाल की तरफ। जमाल, क्या देखते हैं पाकिस्तान ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का आगे क्या आप देखते हैं, फ्यूचर कैसे है? शाह साहब, फ्यूचर तो हमें अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। जो पॉलिसीज़ बन रही हैं एक तरफा वो पॉलिसी बन रही हैं जिसमें गवर्नमेंट अगर ये सोचे कि इस पॉलिसीज़ जो हम बनाएं कारोबारी तबके को जिससे फ़ायदा पहुँचे, हर ट्रेड को फ़ायदा पहुँचे, उससे रेवेन्यू जनरेट होगा। और कोई भी मुल्क की मईशत बिजनेसमैन के बगैर नहीं चल सकती। ये एक रीढ़ की हड्डी है, बिल्कुल ऐसा ही है, जो आपका बिजनेसमैन है। तो आप ये देखें, एक छोटी सी मिसाल आपको दूंगा कि 80s में, 70s में, 90s में हमारे बांग्लादेश भाई हमारे मुल्क में बेइंतहा थे। कराची में भी हज़ारों की तादाद में लोगों के घर में मुलाजमत करते थे या फैक्ट्रियों में जॉब करते थे। लेकिन उनके मुल्क में अच्छी पॉलिसी बनने से वो आज 95% वापस चले गए, उधर खुशहाली आ गई है। और अब वो मतलब हम आगे के बढ़ने के बजाय हम पीछे की तरफ जा रहे हैं बदकिस्मती से। झूठी तसल्लियाँ देना, आके टीवी पे बैठ जाना, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, ये अपने आप को तसल्ली देने वाली बात है। अगर आप देखें सिचुएशन के जो हालात हैं वो हमारे मुल्क के अच्छे नहीं हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो पॉलिसीज़ बन रही हैं वो बिजनेसमैन के अगेंस्ट बन रही हैं और यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं। जिनके पास, हर मुल्क आपको बोलता है आपके पास पैसा है, बाहर आ जाए। आपके पास 20 मिलियन है, 25 मिलियन है, आप आ जाएं बाहर, वो वेलकम करेगा। यानी कि जो स्किल्ड है वो भी जा रहा है और जिसके पास सरमाया वो भी जा रहा है। जी देखिए, वो जायज़ दे रहा है कि अगर हमारे मुल्क में वो मुआवजा, वो फैसिलिटीज़, वो सहूलतें, वो सेफ्टी, वो सिक्योरिटी अगर हम लोगों को मिले, बिजनेसमैन को मिले,
तो यार हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। अल्लाह पाक ने इस मुल्क को वो वसाइल वो चीज़ें नवाजी हैं कि दुनिया में वो चीज़ें कहीं भी नहीं है। कई मुल्क ऐसे हैं कि जिनके पास एग्रीकल्चर लैंड हमारी है माशाल्लाह। हमारा मुल्क में सारे समंदर हैं, दरिया हैं, नदियां हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, हर नेम मौसम है। आप वहाँ नॉर्दर्न एरियाज में चले जाएं तो वो आपका यूरोप से ज़्यादा खूबसूरत है। सहरा है, सब चीज़ें हमारे मुल्क में अल्लाह ताला ने सारे वसाइल दिए हैं, लेकिन सारे मसाइल जो है ना वो गवर्नमेंट ने दिए हैं हमें, वो सूबाई सतह पर हो या वफाकी सतह पर हो। तो पॉलिसीज़ ऐसी बने कि जिससे हमारे मुल्क में खुशहाली आए। हमारी एसोसिएशन जिसका नाम है APCD, ऑल पाकिस्तान कार डीलर एसोसिएशन, वो कोई भी ऐसा काम नहीं, कोई भी ऐसी आवाज़ नहीं उठाती जिससे कल को कार डीलर को कोई प्रॉब्लम में आए। हम लोगों का सिर्फ यही है, पूरे पाकिस्तान में हमारी माशाल्लाह एसोसिएशन के नुमाइंदे हैं, मेंबर्स हैं, शोरूम्स वाले हैं, उनकी यही सोच है कि यार कार डीलर की आप जो भी खिदमत हो सके, गवर्नमेंट से भी हम जाके मिलते हैं, वफाक की हुकूमत से जाके मुलाकातें होती है, हमारे डेलीगेशन जाते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। शाह साहब, इम्प्लीमेंट जब बेहतरी की तरफ होगा तो कौन चाहेगा कि यार मैं मुल्क छोड़ के जाऊं। आप ये बताएं कि हमारे बहुत से दोस्त मुल्क छोड़ के जा चुके हैं कि नहीं यार इधर कुछ भी नहीं है। एक टैक्स जो गवर्नमेंट का होता है उसके 10 नाम दे के 10 टैक्स बना देती है। मतलब यार, मतलब आपको सांस लेने का भी टैक्स अब लगेगा इस मुल्क में क्या? तो बाकी तो सब लग गए हैं। तो आप माशाल्लाह शोरूम रन कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस है, शाह साहब को एक्सपीरियंस है। ऐसे शाह साहब जैसे एक्सपीरियंस होल्डर बंदों को बैठा के लोगों, गवर्नमेंट को चाहिए अपने साथ बैठा के पॉलिसीज बनाए, ना कि एक तरफा पॉलिसी बना के वो इम्पोज करने की हम पे कोशिश की जाए कि आप इस तरह करें। अब गाड़ियों का जहाँ से ताल्लुक है कि जो गाड़ियाँ जापान से ओवरसीज़ पाकिस्तानी लाते हैं 4 ग्रेड की, 4.5 ग्रेड की, हमारे लोकल असेंबलर्स की वो R ग्रेड की गाड़ी से भी बेहतर होती है, जिसको आप रिप्लेस या रिपेयर ग्रेड कहते हैं, R ग्रेड। उससे ज़्यादा लोकल असेंबलर्स की गाड़ी हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं बन रही। एक ही वन शॉट में ये 25-25 लाख रुपए कम कर देते हैं। फिर ये बोलते हैं जी आदि तो हमारे गवर्नमेंट को हम टैक्स देते हैं। यार आप अगर आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं तो इसका ये मतलब है कि आप आवाम को इतनी लो कैटेगरी वाली गाड़ी बना के दे कि जो बंदा 2-3 साल भी न चला सके। फिर एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि चाइना की गाड़ियाँ आ रही हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ी, EV गाड़ियाँ, उसके लिए गवर्नमेंट गाड़ियाँ तो मंगवा रही है, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि PSO पंप को लाजमी करार दे दें कि वो हर जगह इलेक्ट्रिक का सिस्टम लगाएं, चार्जिंग सिस्टम। क्योंकि अगर गाड़ियां आ जाएंगी, आपके पास सिस्टम नहीं होगा तो वो फेल हो जाएगा। जमाल साहब, अगर चार्जिंग सिस्टम भी लग जाए तो हम तो वैसे ही एनर्जी क्राइसिस का है कि लोगों को घरों में लाइट नहीं मिल रही है, लोड शेडिंग ऐसे ज्यादा है। इसको तो कवर करें, इनको चाहिए सिर्फ EV गाड़ियां लाएं और बिल्कुल। और वही बता रहा हूँ मैं, EV गाड़ियों का कोई फ्यूचर नहीं है। जब फ्यूचर इंसानों का ही नहीं है तो EV गाड़ियों का फ्यूचर कहाँ से होगा? इनको चाहिए हाइब्रिड गाड़ियों को प्रमोट करें। हाइब्रिड पेट्रोल भी कम पीती है। पेट्रोल हमारे कराची से खैबर तक जगह जगह पेट्रोल मिलता है ताकि लोगों को सहूलत हो। अब किसी ने जाना है, 300 किलोमीटर की रनिंग है, आप लोगों ने गरीब मिडिल क्लास ने अपनी गाड़ियां बेच के EV गाड़ी के चक्कर में पैसे जोड़ के 50-60 लाख रुपए की गाड़ी ले ली। अब उसको इमरजेंसी में जाना पड़ गया हैदराबाद, जो सबसे करीब है हमारे शहर, कराची से। अगर कराची से अब वो हैदराबाद नूरियाबाद तक जाता है, उसको कॉल आ जाती है इमरजेंसी कि ये प्रॉब्लम हो गई है, वापस आ जाओ। तो वो कहाँ खड़ा है अपनी फैमिली के साथ, आप ये बताएं। जबकि 150 किलोमीटर है हैदराबाद, 140 से 150 160 किलोमीटर है। वो वहां तक नूरियाबाद तक जाता है, कॉल आती है उसको, तो वापस मोड़ेगा तो सुपर हाईवे से पहले ही खड़ा हो जाएगा। क्योंकि जब वो हाईवे पे गाड़ी चलेगी तो उसमें AC भी ऑन होगा, तो उसकी 300 के बजाय 250 हो जाएगी उसकी माइलेज जो है, एवरेज जो है। और चार्जिंग के लिए 15 घंटे चाहिए। चार्जिंग के लिए 15 घंटे चाहिए। तो ये फिजिबल ही नहीं है कि EV गाड़ियां इस मुल्क में पहले इतना एडवांस ये मुल्क हो जाए, इतनी सहूलतें हो जाए, एनर्जी क्राइसिस खत्म हो जाए। आज मैं आपके पास आया हूँ सुबह 10 बजे, तो 3 दफ़ा लाइट गई है घर पे। तो अब ये मुझे बताएं कि एनर्जी क्राइसिस हमारे मुल्क में है, बिजली का बहरान है, हर चीज़ अपने तो सिस्टम से नहीं चल रही है। रोड हमारे टूटे में हैं, बेड़ा गर्क हुआ है। इस मेट्रोपॉलिटन सिटी का बिजनेस हब है कराची,
एक वक्त था कि पूरा शहर, ओल्ड एरिया पूरा धुलता था और लोगों को मतलब बाहर से फॉरेनर्स आके इस मुल्क में देखते थे कि इतना हसीन, इतना खूबसूरत शहर है। लेकिन बस बदकिस्मती ये है कि सिंसियरिटी से किसी ने भी काम नहीं किया। वही बात बोलूँगा, जैसे हुक्मरान वैसी आवाम है। तो बस बदकिस्मती ये है, अभी भी वक्त है कि हमारे जो करते धरते लोग हैं, जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, सूबाई हो या फेडरल हो, वो इसमें संजीदा हो जाए, पॉलिसीज़ अच्छी बनाएं, अच्छे तजर्बेकार लोगों से हेल्प लें, उनको बैठाएं अपने साथ, वो पॉलिसी बनाएं जो उनके भी हक़ में हो और हमारे भी हक़ में हो, तो फिर कहीं जाके मुल्क तरक्की करेगा। वरना आप देखिएगा कि आने वाले चंद सालों में यहाँ से लोग छोड़ जाएंगे, मूव कर जाएंगे, तो फिर आप कहाँ से कमाएंगे, आपकी मईशत कैसे स्ट्रॉन्ग होगी जब बिजनेसमैन तबका ये मुल्क छोड़ देगा। जी बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की। तो हम सिर्फ मसाइल पर बात नहीं कर रहे बल्कि उसकी हल की भी बात कर रहे हैं कि हमें हुकूमत को संजीदा होना चाहिए, बेहतर पॉलिसीज़ बनाएं, करप्शन पे हमें कंट्रोल करना है, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा नासूर जो इस मुल्क का मैं समझता हूँ कि करप्शन है, जिस पे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी अभी कुछ दिन पहले अपना एक स्टेटमेंट दिया था, उस पर हम बाद में बात करें। चलते हैं इब्राहिम हनीफ मोतीवाला की तरफ। आप ये बताइए कि मसाइल बढ़ रहे हैं, टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं, और मैं हमेशा अपनी इस शो में ये बात कहता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि टैक्सेस को कम करे, टर्नओवर बढ़ाए। उससे फ़ायदा ये होगा कि जहाँ आप 10 वॉल्यूम बेच रहे होंगे वहाँ पर आप 20 वॉल्यूम बेचेंगे, टर्नओवर बढ़ेगा, आपके जो रेलिवेंट वेंडर्स होते हैं उनका भी काम चलेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो एक्साइज के अंदर भी अब हम देख रहे हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को, चलो एक तो ऑटो पॉलिसी, इंपोर्ट पॉलिसी, टैक्सेस, फिर अब जो है अब गाड़ी भी खरीद ली, यूज गाड़ी भी खरीद ली, सारी चीज़ें हो गई। अब जा रहे हैं आप ट्रांसफ़र के लिए भी, रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वहाँ भी पेनल्टीज भी है, बायोमेट्रिक इश्यूज भी हैं। उस पर मैं चाहूँगा थोड़ा सा जो है। देखिए शाह साहब, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से जी मैं आपको ये बताऊं कि देखें बहुत सारे मसले मसाइल है एक्साइज में, और आज से नहीं काफ़ी सालों से चल रहे हैं, और कई दफ़ा जो है वो उसको बेहतर करने की कोशिश करते, लेकिन दीगर मसले मसाइल आ जाते हैं। अब बात ये कि जो इन्होंने पेनल्टीज लगाई है 2 साल में, अब मुझे एक बात बताएं कि 660 सीसी गाड़ी किस तबके की गाड़ी है? एक मिडिल क्लास है, गरीब आदमी की गाड़ी है। अब वो उसकी रसीद कटती है 28,000 30,000 रुपए की, जो एक आम गाड़ी रजिस्टर्ड होती है, उसके ऊपर 2 लाख रुपए सिंध गवर्नमेंट चार्ज ले रही है 6 महीने अगर आपने गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं कराई है। मुझे आप ये बताएं कि ये पैसे जो आप 2 लाख रुपए पेनल्टीज ले रहे हैं, अब गाड़ी शोरूम वाला बेचता है तो वो अपने जेब से तो 2 लाख रुपए नहीं पे करेगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज थोड़ा लेवरेज देनी चाहिए कि भाई अगर शोरूम पे गाड़ी खड़ी हुई है जी, उसका गेट पास नहीं बना तो उस पर पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई अनरजिस्टर्ड गाड़ी रोड पे चला रहा है तो आपके पास अथॉरिटी है, आप उसको चालान करें, आप उसका चालान करें, वो गाड़ी को जब्त करें। हम बोलते हैं जो अगर गैर कानूनी गाड़ी चल रही है, अनरजिस्टर्ड गाड़ी चल रही है जिससे क्राइम होता है, जो 2 नंबर प्लेटें चल रही है, उसके ऊपर वो गाड़ी को सील कर देना चाहिए। हमारा तो ये, हम तो हर दफा हर मीटिंग में ये कहते हैं। लेकिन आप अगर जो गाड़ी सेल नहीं हुई है, एक आपकी चीज है, आपने परचेज की है और वो गाड़ी आपके पास, आपके घर पे है, आपके शोरूम पर है और गोदाम में है, तो आप उस पर लेट चार्जेस 2 लाख रुपए लगा रहे हैं। अच्छा, सिंध गवर्नमेंट लगा रही है, तो पूरे पाकिस्तान का ये लॉ नहीं है। सिंध गवर्नमेंट को ये चाहिए कि देखिए ये लॉ बनता है पूरे पाकिस्तान का। पंजाब में जो है वो अच्छा, हर सूबे की अलग पॉलिसीज है, रजिस्ट्रेशन इसको एक होनी चाहिए, बिल्कुल एक होनी चाहिए। जो पंजाब की पॉलिसीज है उसमें 15-20 हजार रुपए चार्जेस लगते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि छोटी गाड़ी पे 1 रुपया चार्जेस नहीं होना चाहिए। इसको आप इजी बनाओ। आप जो रसीद के पैसे लेते हो उसको भी आप जितना कम से कम करोगे वो बेहतर है। और ट्रांसफर पे भी इन्होंने पेनल्टीज लगा दी है। आप ये बताएं, अगर ये पेनल्टीज लगाएंगे, मैंने आपको गाड़ी बेची है, आप बोलोगे यार आपने इनको बेची है, मैं आपको चाहूंगा ना कि मेरे पास ये सॉफ्टवेयर हो कि मैं आपको बायोमेट्रिक अपने शोरूम से गाड़ी करा के ट्रांसफर दूं, ताकि आप 1 घंटा भी मेरे नाम पे गाड़ी ना चलाए। हमें तो ये फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल। दूसरा, आप ये लगा रहे हो कि पेनल्टीज लगा रहे हो, तो पेनल्टीज आप लगाओगे तो बल्कि ट्रांसफर कम हो जाएगी गाड़ियां कि यार ये तो चार्जेस बहुत लेते हैं और हमने इस वक्त सेल के लिए गाड़ी खरीदी है तो हम कैसे ट्रांसफर करा लें। तो इस पे जो है वो बायोमेट्रिक और ये सारे दीगर लीगल इशू भी आ सकते हैं, क्राइम भी बढ़ सकता है इस पे। ये तो दुनिया में ये लॉ आ गया है कि आपने गाड़ी सेल की, आपको विद इन अ सेकेंड बायोमेट्रिक उसी वक्त आपके लैपटॉप पे, आपके टैबलेट्स पे, आपके मोबाइल पे बायोमेट्रिक होता है
उसी वक्त गाड़ी ट्रांसफर आपके नाम पे हो जाती है। उसकी इन्होंने चंद पैसे फीस रखी होती है, वो आपकी ऑनलाइन कट जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपको इजी बनाना चाहिए, आप उसको मुश्किल से मुश्किल तर बना रहे। अच्छा, ये लॉ बनाता कौन है? कम से कम ऑटोमोबाइल्स वालों से ये मशवरा करना चाहिए। आप घर पे बैठ के लॉ बना देते हैं, इम्प्लीमेंट हमारे पे करा देते हैं, और फिर हम अपने जेब से तो पैसे नहीं भरेंगे। स्टेक होल्डर्स को मिलाना चाहिए। एंड में जो यूजर होता है, एंड में तो सारा बोझ उसी के ऊपर गिरता है। अब 2 लाख रुपए पेनल्टीज मैं भरूंगा तो मैं अपने जेब से तो नहीं भरूंगा, मैं वो गाड़ी की कॉस्ट ही बढ़ा दूंगा, तो जो मुझसे लेने आएगा उसको महंगी गाड़ी पड़ेगी। तो हमारे पास एक कस्टमर आया और उन्होंने यूज गाड़ी दी, यही 660 ना, तो उससे हमने वैसे ही पूछा कि भाई आपने किस पर्पज के लिए। उसने कहा यार मैंने जो है वो यंगो पे और इन ड्राइव वगैरह पे चलानी, मजदूरी करनी। जब ट्रांसफर के लिए ये पता चला कि उस पे जो है वो पेनल्टीज आ रही है, बिल्कुल। कि वो बैंक से पे ऑफ लेटर था, उसको ज्यादा हो गया था, तो बिल्कुल। उसकी और वजह से दूसरी आपके प्रोग्राम के उससे देखें, ये बात आगे तक जाए। देखें, सदर पाकिस्तान जो है हमारे आसिफ जरदारी साहब, इस मुल्क के सरबराह है। ये जो सिंध गवर्नमेंट है, ये इनकी पार्टी है। बिल्कुल सही है। इनको चाहिए कि सिंध गवर्नमेंट, देखिए आप सिंध में, आप इस मुल्क के सदर साहब हैं, आप इस मुल्क के, आप अपने जो सूबा है उसके कानून को इजी बनाएं। आपके मिनिस्टर्स को चाहिए कि आपको जो है इस मुल्क के कानून को इजी बनाएं। तो आप सिंध की आवाम पे 2-2 लाख रुपए पेनल्टीज डाल रहे हैं। अच्छा, यही सूरत हाल पंजाब में आप देख लें, पंजाब में नहीं है, तो आप सिंध पे क्यों? ये सिंध कोई आपका सौतेला भाई तो नहीं है, इसी मुल्क का हिस्सा है, तो आप सिंध पे क्यों इतना बड़ा बोझ डाल रहे हैं? एक चीज इसमें और है जी, इसमें एक चीज ये है कि लोकल गाड़ियां जो असेंबलर्स हैं या जो चाइना की आ रही हैं, वो टर्म्स कंडीशन उन पे नहीं लगाई गई जो इंपोर्टेड गाड़ियों में लगाई गई हैं। अगर आप उनके साथ भी फिर वही करें ना, कि जो गाड़ी जिसके नाम पर वो चाइनीज गाड़ी बुक होके निकल रही है उसी के नाम पर 1 साल रहनी चाहिए ना। अपनी टोयोटा, होंडा, सुजुकी जो गाड़ियां लोकल ब्रांड्स हैं असेंबलिंग जो कर रहे हैं, उनकी गाड़ियों की इनवाइस पे नाम कुछ और होता है, रजिस्ट्रेशन किसी और के नाम पर हो जाती है। इंपोर्टेड गाड़ी जो ओवरसीज पाकिस्तानी भाई लेके आता है, मुबादला भी दे रहा था का, उसके नाम पे वो 1 साल रहेगी, और उस 1 साल के अंदर उस पे जो ट्रांसफर होगी तो उस पे पेनल्टी कितनी आएगी? नहीं, क्राइम भी हो सकता है ना। आप जमाल भाई, आप एक ये बात देखिए, पेनल्टीज तो आएगी, प्लस उस पे अगर अल्लाह ना करे क्राइम हो गया, हाँ, गाड़ी पैसेंजर के नाम पर है, तो पैसेंजर हमें जानता है। आप मुझे बताएं कि इसका कौन जवाब देगा? अच्छा, वो है भी ओवरसीज पाकिस्तानी। अच्छा, ओवरसीज पाकिस्तानी, देखिए ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पे एक चीज ला रहा है अपने बच्चे के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने भाई के लिए, अपने बाप के लिए, या वो बेच देता है, या तो उसमें इशू नहीं घर है। पे कोई प्रॉब्लम्स होती है तो वो, ये कोई दुनिया का कानून नहीं है कि वो अपना घर नहीं बेच सकता, वो अपने नाम की गाड़ी नहीं बेच सकता, ये इसका राइट्स बनता है। शाह साहब, कहने की बात वो इब्राहिम भाई कि वो गाड़ियां जो लोकल इधर बन रही हैं या जो चाइनीज गाड़ियां आ रही हैं, उस चाइनीज गाड़ियों में कुछ गाड़ियां ऐसी जिसमें कोई 10 लाख कमा रहे हैं, ऑन चल रहा है, 5 लाख ऑन चल रहा है, 12 लाख ऑन चल रहा है। बात बंदा करे खुल के करे फिर। अच्छा, और दूसरी बात सुने ना, फिर इंपोर्टेड गाड़ियों के लिए जब आपने ये कानून बनाया तो उस गाड़ी के लिए भी बनाए, सबके लिए पॉलिसी होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि देखिए, अभी मेरे को मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगा आपके शो में, मैं एक गाड़ी, मेरे पास 5 मिलियन है, मैं एक गाड़ी लेना चाह रहा हूँ अपने घर के लिए, ठीक है, मैंने उसका पे ऑर्डर बनाया, मैं गया गाड़ी लेने, तो मुझे अगला डीलरशिप बोलता है कि आपको ये गाड़ी 6 महीने बाद मिलेगी, पैसे मुझसे आज लिए जा रहे हैं, तो मैं ये तो कोई, या तो आपके पास इतनी प्रोडक्शन नहीं है तो आप गाड़ी नहीं बेचो, आप मुझसे पैसे ले रहे हो 6 महीने पहले, उस पैसे, या तो अगर मैंने उनको डिपॉजिट 30%, 40% दे दी, और अगर उनकी इनवॉइस चेंज हो गई तो वो मुझसे आज के पैसों में चार्ज करेंगे। अच्छा, फिर आप अगली जो है जापानी गाड़ी को जो इजी भी नहीं बना रहे हो, या तो आप उस पे मुश्किलात, आवाम जो है वो फंस रही है। जी बिल्कुल, हम जाएंगे अमजद साहब की तरफ कि जो जापानीज गाड़ियां हैं और इंपोर्ट पॉलिसीज जो है वो मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है, बल्कि पॉलिसी आके ही नहीं दे रही है, बन ही नहीं रही है, तो इस पे वजूहात क्या है? मैं ये चाहता हूँ कि क्या राइट सीट पर राइट पर्सन नहीं है, या हम करना नहीं चाहते, या कोई इस पे करप्शन का एलिमेंट है, क्या एलिमेंट है? मैं चाहूँगा कि आपकी माहिराना राय क्या होगी इस पर। शाह साहब, बात ये है कि
अपना मैंने दोनों भाइयों की बातें बड़े गौर से सुनी है। जी बिल्कुल, इन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ पॉइंट आउट की कि जी यहाँ पोटेंशियल भी बहुत है इस मुल्क में। नो डाउट, वो तो हमेशा हम ठीक कहते है, हैं। और अपना लोग जो है मजबूरन बाहर जा रहे हैं। बाहर में और पाकिस्तान में सिर्फ एक फ़र्क है, दुनिया के अंदर स्टेट करप्ट नहीं है, पाकिस्तान के अंदर स्टेट करप्ट हो चुकी है। जितनी भी आपकी पॉलिसीज़ हैं वो बनाने वाले और उसके साथ उनको इम्प्लीमेंट करने वाले वो दिमाग से नहीं, वो उस पॉलिसी को पेट से सोचकर बनाते हैं, और उसी की वजह से ये जितने भी हमारे मुल्क के अंदर मसाइल हैं वो उभर रहे हैं। आप ये देख लें कि लेजिस्लेशन, एक ना मुल्कों की तारीख हम अगर पढ़ें, जी जी, या मैं भी थोड़ा सा सियासी कारकुन रहा हूँ, मार्क्सिज्म को भी पढ़ा, इस्लामी माशरत को भी देखा, क्या बात है, सब कुछ पढ़ा हुआ है कि दुनिया के अंदर हमेशा पॉलिसी मेकिंग के लिए वो लोग होने चाहिए जिनका अपना इंटरेस्ट ना हो, मुल्क का मफाद पे हो। इस वक्त सिगरेट माफिया कहाँ है सारा? असेंबली के अंदर। सीमेंट माफिया कहाँ है सारा? असेंबली के अंदर। शुगर माफिया कहाँ सारा? असेंबली के अंदर। स्टील मिल, IPPS वाले कहाँ बैठे हैं? खुद नहीं बैठे तो उनके करता वहां पर बैठे हैं। इस मुल्क की बदकिस्मती ये देखें कि मैं ये पढ़ता रहता हूँ, IPPS के मसले को अगर कोई हल करना चाहे तो ये 5 मिनट का काम है, इससे ज़्यादा का काम नहीं। इस मुल्क में आइन को तोड़ा जा सकता है, लेकिन आप IPPS के साथ किए गए मुआहदों को आप नहीं छेड़ सकते, रिवाइज नहीं कर सकते। माशाल्लाह इतने लॉ अबाइडिंग हमारे हुक्मरान हैं या हमारी अपना ब्यूरोक्रेसी है कि आइन को इन्होंने मुल्क में 6 दफ़ा तोड़ दिया, लेकिन IPPS को ठीक करने के लिए ये कोई काम करने को तैयार नहीं है। जहाँ तक ये हमारी अपनी ट्रेड का ताल्लुक है ना सर जी, इसमें भी यही मसला है। देखिए मैं अर्ज करूँ कि जी हमारे पाकिस्तान में मैंने पहले भी एक बात की थी कि जिसके पास 5 रुपए हैं वो 5 रुपए की मोनोपोली क्रिएट करना चाह रहा है, जिसके पास 50 करोड़ है वो 50 करोड़ की मोनोपोली क्रिएट कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ठीक है, हमारा टेंडेंसी इस वक्त ये चल पड़ी है कि जी मैं कहता हूँ कि मैं सारा कुछ खा जाऊँ, शाह साहब को तक कोई फ्रूट नहीं पहुँचना चाहिए। ऐसा ही है, बिल्कुल। ये है पॉलिसियाँ सारी इसी नुक्ता नज़र से बनाई जाती हैं। कमर्शियल पॉलिसी है जिस पर हम सब बात कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि कमर्शियल पॉलिसी के लिए क्या इस तरह की रूल्स रेगुलेशन बनाने की ज़रूरत थी जो इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड ने या मिनिस्ट्री ऑफ इसको इन्वॉल्व किया गया, उन्होंने बनाए हैं? नहीं है ना जी। पूरे पाकिस्तान में कमर्शियल इंपोर्ट होती किस तरह? 2 चीज़ों के ऊपर, कि बंदे का STN है और बंदे का NTN, आप कमर्शियल इंपोर्ट कर लें। आप गाड़ियों के लिए ही क्यों एक मखसूस निज़ाम लाना चाहते हैं, एक मखसूस तरीक़ाकार लाना चाहते हैं, जिसमें आप चाहते ये हैं कि जी आप इस पूरी कमर्शियल को किसी तरह अपने मनपसंद बंदों के हाथ में चली जाए या लिमिटेड किस्म के लोगों चंद लोगों के हाथों में, चंद लोगों के हाथों में। देखा ना, आप मुल्क की बदकिस्मती का शाह साहब अंदाजा ये लगा लें कि अगर छालिया का मसला प्राइम मिनिस्टर ने हल करना है, अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के इशू जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर ने हल करने हैं, तो फिर ये गवर्नमेंट किस चीज़ की नाम है, या ये क्या कर रहे हैं सारे मिलकर? इतने डिपार्टमेंट, ये सारा वो करप्शन इस मुल्क में जितना अभी आपने करप्शन की बात की, पाकिस्तान बनने के बाद एंटी करप्शन लॉ कितने बने हैं? 1 बना, 2 बना, नैब बना, 50 एजेंसियां बन गई। क्या करप्शन खत्म हुई? नहीं हुई, बढ़ गई। जितनी एजेंसियां बनी इतने करप्शन उतने रेट बढ़ते चले गए। क्या बात कही? ठीक है, ये कसूर जो है ना सर, ये लेजिस्लेशन का नहीं है, ये हमारे हुक्मरानों का कसूर है कि ये एक चीज को खत्म करके एक नया स्ट्रक्चर खड़ा करना चाहते हैं। ये नहीं कोशिश करते कि जो ऑलरेडी स्ट्रक्चर मौजूद है इम्प्रूव करें, उसको हम इम्प्रूव करें, उसमें चीज़ों को लूप होल जो है वो प्लग इन करें। इसी तरह जो हमारी ये गाड़ियों की इंपोर्ट पॉलिसी है सर, ये सारी बदनीति के साथ बनाई गई है, और इसमें माजरत के साथ मैं पाकिस्तान की जितनी भी ये बड़े चैम्बर्स वगैरह हैं, ये मैं इनको बाहर नहीं निकालता, लेकिन पाकिस्तान के वसाइल के ऊपर 4-5 हज़ार आदमी हैं जिन्होंने कब्जा किया हुआ है। जो हमारे और दुनिया के साथ जो बेसिक फ़र्क है कि हमारे जितने भी अपना एलिमेंट ऊपर बैठे हैं डिसीजन मेकिंग के लिए और
करता धरते हैं पॉलिसीज़ के लिए, या वो जो डिस्कशन होती है वो खाना, वो पंजाबी की मिसाल है ना जी, खाना दे खान परौने जी बिल्कुल। वो आपस में बैठकर डिस्कस करते हैं और वो आपस में अपनी मोनोपलीज क्रिएट करते हैं और ये आपस में कभी नहीं झगड़ते। आप पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री उठाकर देख लें, तहरीकें चली, जब ये नज़र आया कि ये सिस्टम टूट जाएगा तो सारे एकदम ऐसे बैठकर तो मामलात को हल करके बैठ जाते हैं। पॉलिसी मेकिंग जो है उसमें सर बदनीति शामिल है। ये 4-5 हज़ार आदमी जो है, जिसमें हमारे हर तबका, आप छोटे से छोटे लेवल से लेकर ऊपर के लेवल तक शामिल कर लें, ये 4-5 हज़ार आदमी जो है ये इस पूरे मुल्क के वसाइल पर कब्जा करके बैठा है। मुसीबत ये है कि इनसे जान कैसे छुड़ाई जाए। इलेक्शन प्रोसेस के जरिए तो नहीं छूटती नज़र आती। ब्यूरोक्रेसी जो है उसका हाल ये है, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि FBR के ऊपर अभी आपने प्राइम मिनिस्टर की स्पीच का हवाला दिया, जो स्टेटमेंट दी है, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कह रहा है कि जी FBR जो है उसमें करप्शन हो रही है। तो PM 2 साल से इन चीज़ों को प्रेज कर रहा है, यहाँ पर विजिट कर रहा है फेसलेस को। लोग, मैंने शोर मचाया, मैंने लिख कर भेजा जी, मैंने देखा था, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको प्रेज किया, उसके बाद लोगों को मिलियंस ऑफ रुपीस कैश बांट दिया। आज वही PM अपने मुंह से कह रहा है जी कि FBR में करप्शन नहीं खत्म हो रही। अपना जमाल भाई बैठे हैं, ये भी गाड़ियों का पुराना काम करते हैं। मुझे ये पता है सर कि जब 1 कस्टम था, गाड़ी कितने देर में निकलती थी? 12-24 घंटे में। हम एक दिन में गाड़ी निकाल देते थे। ठीक है, ये डिजिटलाइजेशन जो है इसने करप्शन को भी छुपा दिया है सारी को, और चीजों को बजाय बेहतर होने के मजीद, हाँ सर, हर चीज छुप गई ना, ट्रांसपेरेंसी कोई नहीं है। फेसलेस सिस्टम के अंदर सर गाड़ी 15 दिन 10 दिन से पहले बाहर नहीं आ रही। उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट जो इंक्रीज हो रही है वो किस पर जा रही है? इन पर नहीं जा रही, मुझ पर नहीं जा रही। मैं जो गाड़ी मंगाता हूँ, मैं जो उसको निकालता हूँ, उस पर जो कुछ भी पे करता हूँ, मैं कस्टम को जो रिश्वत की मद में भी पैसे देता हूँ वो भी मैं उसको इंक्लूड कर कर कंज्यूमर के ऊपर भेज रहा हूँ, कॉस्टिंग में शामिल करके। देखिए गवर्नमेंट जो है वो WCO के तहत पाबंद है ईज ऑफ बिजनेस क्रिएट करने के लिए। हुकूमत को अपने गिरेबान में खुद मुंह डालकर सोच लेना चाहिए कि ट्रेड बॉडी ट्रेडर्स के साथ कर क्या रही है, ट्रेडर्स को फैसिलिटी क्या दे रही है। ट्रेडर्स के लिए मैं कहता हूं कि जी गाड़ी जो है, या तुम 10-10 दिन लगा, यहाँ इस वक्त FBR में अपना मुगल साहब पोजीशन ये है कि कंटेनर एग्जामिन होता है, एग्जामिन होने के बाद एट द स्टेज ऑफ आउट गेट जिस वक्त पहुंचता है ना, पता लगता है जी कि अमजद शाह ने होल्ड लगाया हुआ है। अब क्या है जी, अब दोबारा एग्जामिन होगा, ठीक है। अभी आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन मौजूद है, सारा कुछ आपके नाक के नीचे पड़ा है, मौजूद है। आप वहीं ट्रैकिंग, आप कंटेनर आपके पास पड़ा है, जी जी बिल्कुल, आपके पास इंफॉर्मेशन। आपको कहें मैं बेईमान हूं ना, आप नेक है, आपके पास इंफॉर्मेशन, आप मुझे लेकर के चलो भी मेरे सामने खोलो और मिलकर एग्जामिन करते हैं। जो भी ऑब्जेक्शन है पहले होने चाहिए, एग्जामिनेशन के बाद ऑब्जेक्शन जो है सर 15-20 दिन जो है लोगों के मुगल साहब कंटेनर एग्जामिन नहीं हो रहे। ठीक है, गाड़ियां 10-10 दिन 12-12 दिन हम धक्के खाते हैं। जो गाड़ी सिस्टम में फंस जाए ना एक दफा, उसको निकालने के लिए जाना भी पड़ता है, धक्के भी खाने पड़ते हैं और उसकी जो कॉस्टिंग बढ़ती है। बाकी मैं अवान साहब ने जो कहा, मैं हमेशा इस हक में हूँ कि गवर्नमेंट की मुदाखलत कम से कम होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं वेरिफिकेशन को जो है प्रोसेस, मैं इसके खिलाफ हूँ। मैंने लिख कर दिया, जो जिनसे बात कर सकता था मैंने उनसे बात की कि जी वेरिफिकेशन के प्रोसेस को ख़त्म करें। मुगल साहब मुझसे ज़्यादा बेहतर काम को समझते हैं, ये भी गाड़ियों को समझते हैं। क्या 4.5 ग्रेड की गाड़ी के लिए जापान में इंस्पेक्शन की ज़रूरत है? वहाँ पर पोजीशन ये है जी, EAA बहुत पुरानी कंपनी है। मुझे लोगों ने बताया, जो मेरे क्लाइंट भी हैं या दोस्त भी हैं, कि 4.5 ग्रेड की गाड़ियाँ रिजेक्ट कर रहे हैं। और स्पेशली जापान में इंस्पेक्शन कराने का मतलब ये है कि आप अपना पैसा दूसरे मुल्क में जाया कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर आपने करवानी है तो चलो पाकिस्तान पोर्ट पे करवा लेते हैं, लेकिन 4 ग्रेड की गाड़ी का तुक नहीं बनती। कस्टम एग्जामिन कर देख, इनको इख्तलाफ जो था सारा बहस मुबासा होता रहा, वो था जी कि एक्सीडेंट वाली गाड़ियां आती हैं। मुगल साहब उसको रोकना कोई मुश्किल काम है? कोई मुश्किल काम अगर कस्टम रोकना चाहे, ठीक है। 4 ग्रेड से अगर इतनी नहीं सर, इनको इतनी मोहब्बत है ना मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को, तो ये उल्टे सीधे जो बीच में लेजिस्लेशन करते हैं कि उसी में एक क्लॉज डाल दें कि जी अपना गाड़ी नहीं आएगी एक्सीडेंट वाली।
आप ये कर दें कि जी 3.5 ग्रेड से नीचे की गाड़ी नहीं आएगी, आप उसी के अंदर चेंज लाएं, हाई माइलेज की गाड़ी बजाय आप हाई माइलेज की गाड़ी कर दें। जो भी करना है आप पॉलिसी के अंदर करें, ताकि ये गाड़ी मंगवाएं, वो गाड़ी मंगवाएं, मैं गाड़ी मंगवाऊं, हर चीज क्लियर हो। अब आप आ जाते हैं सर, जो पोस्ट क्लियरेंस रजिस्ट्रेशन है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये मैंने सबसे बात की है, मैंने कहा भी आप पहले अपना जोर लगा लो, उसके बाद ये है कि फिर इसको चैलेंज कर लेंगे। देखिए मेरा नुक्ता नज़र ये, जहाँ तक मैं कानून को समझता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है वो गाड़ी की इम्पोर्टेशन के बाद उस माल पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती जिस पर मैं ड्यूटी देकर निकला। क्या बात कही आपने, बहुत ही ठीक आपने। है, ये मैंने रिट भी तैयार करके रखी हुई है। रुक सिर्फ इसलिए गया हूँ कि ये सारे अपना जोर लगा रहे हैं और ये होपफुल है कि ये हफ्ते 10 दिन तक ये चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को ये पूछने वाला कोई नहीं है कि भाईजान इंपोर्ट कंट्रोल एक्ट के तहत आप रेगुलराइज करेंगे इंपोर्ट को, पोस्ट इंपोर्टेशन रिस्ट्रिक्शन आप नहीं लगा सकते। बिल्कुल नहीं लगा सकते, आपने बड़ी अच्छी कानूनी बात कही है। ये लीगल पोजीशन है। अच्छा, दूसरा अपना ये मेरे भाइयों ने बात की इसकी जो पावर ऑफ अटॉर्नी है। लेकिन सर पावर ऑफ अटॉर्नी जैसे मर्जी आप करवा लें, जिस दिन बंदा मर जाएगा ना वो खत्म, यूजलेस है। बिल्कुल ऐसा ही है, वो यूजलेस, चाहे वो प्रॉपर्टी पे हो, चाहे गाड़ी पे हो, चाहे कहीं भी। मैंने मियाँ साहब से मेरी बात हुई है कई दफ़ा, शानू भाई से भी होती है, मैंने उनको यही जोर दिया है कि जनाब आप इस रजिस्ट्रेशन की शर्त को खत्म करवाने की बात करें, मजीद अपना रिस्ट्रिक्शन लेकर आने की बात ना करें आप। जी मैं ये कहूँगा, देखें जैसे आजकल पेट्रोल प्राइसेस है डेली की बुनियाद पे चेंज हो रही हैं। दुनिया में पेट्रोल इतना बढ़ा नहीं जबकि कम हो रहा है, और हमारे मुल्क में अलमिया ये है कि पेट्रोल कहाँ 400 प्लस कर गया था और अभी भी 350 के करीब भी बढ़ रही है ना कि रोज आप कैलकुलेशन कर रहे हैं कि ये गवर्नमेंट का, जो मैं आपको बताऊं, ये जब अपोजिशन में होती है ना तो ये फिर शोर मचाते हैं कि ये ज्यादती हो रही है, और जब खुद इक़्तिदार में आते हैं ना तो ये जितनी भी ज्यादतियाँ कर लें तो फिर इनके पास कल को इन्होंने उतरना भी है, तो किस मुंह से फिर ये वापस जाके लोगों से वोट मांगेंगे, जबकि इनका ये, अगर ये अपोजिशन में होते तो बोलते यार ये कितने जालिम है, आवाम का खून चूस रहे हैं, पेट्रोल की प्राइसेस 150 रुपये का पड़ रहा है, 350 335 रुपये का दे रहे हैं, तो आवाम को रिलीफ दें भाई। पेट्रोल हम लोग शहरी लोग शहर से डलवाते हैं, हम ईरानी पेट्रोल नहीं डलवाते हैं। आपका काम है, अगर ईरान से स्मगलिंग होकर पेट्रोल आ रहा है तो ये गवर्नमेंट का काम है रोकना उनको। गवर्नमेंट का काम है कि स्मगलिंग की चीज़ क्यों कराची पहुंच जाती है, फिर कस्टम वाले क्यों छापे मारते हैं, आप वहीं पे सख्तियां करें जहां से आती हैं। जी रूट कॉज पे जाना चाहिए, रूट कॉज पे जाना चाहिए। अगर मुझे इजाजत देना अपना जी अब्दुल भाई, मैंने इस पर भी लिखकर भी भेजा फील्ड मार्शल साहब को भी, प्राइम मिनिस्टर को भी। देखें आपने जो कुछ, देखिए जो भी माल अंदर आ रहा है, या तो पोर्ट से अंदर आ रहा है जी, या बॉर्डर से अंदर आ रहा है, मेरी सजेशन ये है कि जी इन एजेंसियों को आप डिसमेंटल करें टोटल। आपने जो कुछ करना है उसको बॉर्डर पे रोको, जो रोकना आप पोर्ट पर रोक लो। एक दफा सामान निकल कर सड़क के ऊपर आ गया तो पाकिस्तान की किसी एजेंसी को इख्तियार नहीं होना चाहिए उसको रोकने का, मासवाई इनकम टैक्स के और सेल्स टैक्स वालों के। और वो भी ये ना देखें कि इसकी लीगैलिटी या इलीगैलिटी, वो ये देखें कि ये जो कुछ लाग बेच रहा है उस पर सेल्स टैक्स पूरा दे रहा है या नहीं दे रहा, इनकम टैक्स पूरा दे रहा है या नहीं दे रहा। जितनी एजेंसियां एंटी करप्शन के लिए या स्मगलिंग के लिए इस मुल्क में इंक्रीज हुई हैं, उसके साथ ही रिश्वत का रेट भी बढ़ा, ऐसे ही होता है, स्मगलिंग का काम भी बढ़ा, ऐसे ही होता है। और इस वक्त जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की सर आप बात कर रहे हैं, मैंने हमारे ऑफिस ने पेट्रोलियम के कुछ केसेस डील किए हैं, मैं आपको बता नहीं सकता कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट का माफिया कितना बड़ा और कितना ताकतवर, बहुत बड़ा माफिया। हम तो गाड़ियों वाले उनके सामने, मैं समझता हूँ कि हमारी चूंटी की हैसियत नहीं है। इतनी बड़ी मैसिव गेम है और इस गेम में किस किस लेवल के लोग शामिल हैं। और आपने बड़ा अच्छा सोल्यूशन दिया है कि हमें हुकूमत को चाहिए कि उसको रूट कॉज जो है, जहाँ से चीज आ रही है अगर वहीं रोक लिया जाए तो बाकी एजेंसीज का काम ही खत्म हो जाता है, चाहे बॉर्डर हो चाहे कस्टम हो, क्योंकि चीज तो यहाँ तो वो खुद नहीं बना रहा ना, तो समझ में आती है कि मैं एक और अर्ज करूं सर कि अब गाड़ियों की वैल्यूएशन है, अमजद शाह कंप्यूटर पर बैठा है, मैं अप्रेजर हूँ, मैंने मुगल साहब ने कहा, मैंने किचकैच करके अपनी मर्जी से कर दी, मैंने ठक कर दिया, गाड़ी गई।
इसके लिए पहले आपको याद होगा कि वैल्यूएशन रूलिंग इशू हुई थी जी, जिसमें सारी गाड़ियों की वैल्यूएशन रूलिंग्स आ गई थी, जी, प्राइस बिल्कुल, आ गई प्राइस आ गई, थी। CC उसके के बाद हिसाब से। सारा कुछ एक ईवल, कोई ये नहीं रह गया था कि मैं कहूँ कि जी मुगल साहब कम कीमत पर निकाल। मैं कई मरतबा मिला हूँ टीजी वैल्यूएशन जितने भी आए हैं कि जनाब इसकी वैल्यूएशन रूलिंग इशू कर दें। वैल्यूएशन रूलिंग इशू करने के साथ आपका रेवेन्यू भी सिक्योर हो जाएगा और हमारा टाइम बच जाएगा। ठीक है, अननेसेसरी अब पीआरसी की वेरिफिकेशन, अब आप रोते हैं ना कि गाड़ियों के काम को पीआरसी वेरिफिकेशन है, कस्टम भेजता है, बैंक वाले 10-10 दिन जवाब नहीं देते। अच्छा उसमें भी बड़ा इश्यूज आए थे, फेक पीआरसी फेक आ गई, तो भाई PRC इसको आ कौन गई। रोकेगा? ठीक है। कौन देगा? हमारा काम तो नहीं है। तो देखें ना वो उसमें सर, देखें उसमें जो फेक पीआरसी का इशू था उसमें मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि उसमें कस्टम की लड़ाई की थी। इन्होंने वहां के अथॉरिटी लेटर एक्सेप्ट किए जहां के अथॉरिटी लेटर इनको बैंक ब्रांच के एक्सेप्ट नहीं करने चाहिए थे। उसके बाद वो सिस्टम स्ट्रीमलाइन हो गया। अब पीआरसी का फ्रॉड आपको नजर नहीं आता। नहीं आएगा, बिल्कुल। अब देखें ना, अननेसेसरी आपने अपना कॉस्ट बढ़ाने के लिए आप ये बता रहे हैं कि 40-42 हज़ार येन है जापान के अंदर वो Inspection कंपनियों के। को, ठीक है, इंस्पेक्शन का जी, वो बढ़ गया। उसके बाद यहाँ आकर ड्यूरेशन भी बढ़ गई। जी ड्यूरेशन बढ़ गई। उसके बाद फिर यहाँ आकर उसकी वेरिफिकेशन की आपने पख डाल दी है। उसकी वेरिफिकेशन के लिए 2 कंपनियां रजिस्टर्ड होकर यहाँ बैठ गई हैं। वो 9-10 हज़ार रुपया वो लेना हर शुरू चीज़ हो पे गई हैं। कमीशन, जी, हर हर चीज़ गाड़ी। पे। तो आपने बड़ा अच्छा सोल्यूशन दिया, क्योंकि पहले हमने मसाइल पे बात की, अब आपने सोल्यूशन की बात की। बड़ा अच्छा सोल्यूशन आपने दिया कि हमें रूट कॉज पे जाके जो है उस बीमारी को ख़त्म करनी चाहिए, ताकि ये फर्दर जितनी भी हमारी एजेंसी है, क्योंकि उस पर यकीनन हमारा पैसा खर्च होता है और कहाँ जाता है, टैक्सेस से ही आता है और टैक्सेस का पैसा यहाँ खर्च होता है। तो मैं अपने अखराजात को भी कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। लास्ट में चाहूँगा कि क्या सोल्यूशन आप भी देखते हैं, जैसे कि शाह साहब ने कहा, तो आप भी हमारी ऑटो इंडस्ट्री के सोल्यूशन की तरफ आते हैं। गवर्नमेंट को क्या सजेशन देना चाहेंगे कि क्या होना चाहिए? क्या सब गवर्नमेंट को चाहिए कि जितने भी एक्सपीरियंस होल्डर लोग हैं हर ट्रेड में होते हैं, जो एक समझ उनको on रखते board हैं, लें। जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, लाइफ का एक्सपीरियंस। आपके पास जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा ना, तो आपके पास समझो आप ब्लैंक किताब हो, खाली किताब हो। ऐसे ही बिल्कुल। आप जब उसको भरते रहेंगे तो फिर आपको पास आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा नया सफ़े में क्या है। तो इसी तरह ज़िंदगी इंसान की जो है ना, जी बिल्कुल। वो हर रोज़ एक एक्सपीरियंस से गुजरती है। और हम जो शाह साहब बैठे हुए हैं माशाल्लाह वेल एक्सपीरियंस बंदे हैं, तजर्बा है, अपनी फील्ड के एक्सपर्ट ऑन हैं। बोर्ड लेना चाहिए। ऑन बोर्ड लेना चाहिए, बैठाना चाहिए। आप उन्हीं को ऑन बोर्ड लेते हैं जिनमें उनका इंटरेस्ट होता है। ऐसे ही बिल्कुल। जिनमें उनका इंटरेस्ट होता है उन्हीं को आप बैठाते हैं। जैसे शाह साहब ने कहा, शुगर माफिया, पेट्रोलियम, मीडिया के मुख्तलिफ लोगों के सारे लोग असम्बलियों, नेशनल असम्बली के अंदर बैठे हुए हैं। अब वो अपनी ट्रेड के लिए, अपने टैक्सेस के लिए अपनी पॉलिसीज बनाएंगे, अपने मफाद के लिए। लेकिन सबको ऑन बोर्ड लेके बैठ के पॉलिसीज बनानी चाहिए कि देखिए किसी का भी मशवरा काम आ सकता है। जी जी बिल्कुल। ऐसे ही एक है। गलती इंसान की पूरी ज़िंदगी तबाह कर देती है और एक अच्छी पॉलिसी इंसान की पूरी ज़िंदगी बना देती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसके अंदर इनको चाहिए कि अच्छे समझदार लोगों को बैठाएं। ये 5 साल के लिए आते हैं, जो भी हुकूमत आती है लोगों को खास तौर पर वो ऐसे काम करके जाए कि लोग उनको वापस खुद से लेके आए, ना कि वो कोई जाली वोटों से आने की कोशिश करें। अच्छी अगर पॉलिसीज बनाएंगे तो हर घर का बंदा निकल के उनको वोट देगा कि यार ये हमारे लिए बहुत अच्छे साबित हुए हैं माजी में, तो फ्यूचर में भी ये लोग आए। अब हम इस गवर्नमेंट से तंग आ गए, अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है कोई, मतलब 2-3 पार्टियां हैं, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। इस मुल्क में मसला यही है कि हमारे पास किसी चीज़ में ऑप्शन नहीं है। घूम फिर के वही आ जाते हैं। मतलब आप बिजली का निज़ाम देखें, हमारे बांग्लादेश में वो सिस्टम आ गया कार्ड वाला। तो आप देखें कि कितनी तरक्की कर ली है कि आप यूनिट लें, कार्ड डालें मीटर पे और अब बिजली चलाएं, आपको यूनिट खत्म हो जाते हैं। प्रीपेड कार्ड जो यूरोप में, दुनिया में करप्शन का भी एलिमेंट जो है खत्म हो जाता है। हमारे यहाँ निज़ाम तो वो 100 साल पुराने हैं। आपने हाई राइज बिल्डिंगें बना ली, नीचे सीवरेज का, गैस का, पानी का, वो सारा 100 साल पुराना निज़ाम है। गटर आपके भरे हुए हैं रोडों के, अब वो टाइलें लगा रहे हैं तोड़ के आसान तरीक़ेकार। ये नहीं है मसलों का हल। ऐसा मसलों का हल होगा सिंसियरिटी से, और बदकिस्मती से वो है नहीं हमारे मुल्क में किसी असल भी। में बात ये है कि जी जिस चीज़ का जो स्पेशलिस्ट हो ना, पॉलिसी जब बन रही हो तो उसको बिठाना चाहिए। किसी चीज़ का जो स्पेशलिस्ट है, जो ऑटोमोबाइल का स्पेशलिस्ट है, उस वक्त उसको बिठा के पॉलिसी बनानी चाहिए। कंस्ट्रक्शन की लाइन में जो
स्पेशलिस्ट है और आप ऑटोमोबाइल्स वाले को बिठा के उसकी पॉलिसी बना रहे फील्ड के अपने अपने एक्सपर्ट तो वो उसके नुकसान होंगे आगे जाके। दूसरा ये मशवरा है हमारे कि हमें जो है फ्री जोन बनाना चाहिए गाड़ियों के लिए जो दुनिया में बनते, और हमारे पास काफ़ी गौदर बंदरगाह है मौजूद है और हम फ्री जोन बना सकते हैं। उसमें आपके खुद मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि 3.5 साल में जो पैसे बाहर गए हैं वो दुनिया की तारीख में कभी पाकिस्तान से बाहर नहीं गए, क्योंकि लोग इसलिए बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पॉलिसी जो मेकर है वो डिफिकल्ट है। अच्छा, हर जो बात आपने कही कि बिल्कुल पैसा बाहर गया, ठीक है, अब हमें इसका ये सोल्यूशन है कि हमें ऐसी पॉलिसी दे कि ना जाए बल्कि आए। मैं आपको श्योरिटी से ये बात कहता हूँ, 2 साल अगर आप हमें ऑटोमोबाइल्स की पॉलिसी बनाने दें और उस पर मशवरा ले लें, मैं आपको बता रहा हूँ IMF से हमें कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। क्या बात कही आपने? क्योंकि हमारे में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी पावर है कि वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है कि आप उसके बिहाफ पे आपको किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा, उनकी शराइत नहीं माननी पड़ेगी। आपके खुद के मुल्क के लोगों के पास टैलेंट भी है, यंग जनरेशन है, उनके पास वो सब बाहर जा रही है क्योंकि वह इजी है पॉलिसी। आप खुद देखें ना, एक मैं गाड़ी की मिसाल देता हूँ, गाड़ी का काम बाहर करना जिसके पास पैसे है वो क्यों इतने मसाइल का शिकार होगा। और इतनी आप सुबह उठते पॉलिसी चेंज हो जाती है, आप सुबह उठते RD लगा देते हैं, आप सुबह उठते तो इसके ऊपर जो है वो अभी जहाज रास्ते में होता है और उस गाड़ी पे RD लग चुकी होती है, रेगुलेटरी ड्यूटी। देखिए ऐसा नहीं होता कहीं पे भी, आपको कम से कम 6 महीने का साल का टाइम देना चाहिए कि हम ये पॉलिसी अगले साल लागू करेंगे। फ्यूल प्राइसेस भी जो रोज चेंज हो रही है, इसमें भी लोगों को हर चीज में जी देखिए हर चीज की एक पॉलिसी होती है, उसके बिहाफ पे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। लास्ट में मैं चाहूंगा कोई मैसेज, क्योंकि टाइम हमारा, देखिए मेरा तो मैसेज ये है कि मैं जनरल आसिम मुनीर साहब को एक मैसेज देना चाहता हूं कि आप बिजनेस कम्युनिटी से जो है वो मीटिंग्स करते हैं, आप एक मौका हमारे को भी दें, ऑटोमोबाइल्स के लोगों को भी एक मौका दें, हमारे साथ भी मीटिंग करें। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं कि 1 साल से 2 साल में आपका कर्जा उतर जाएगा। क्या आपको IMF से भी कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, थोड़ा इसको फैसिलिट करें। और एक इंडस्ट्री के साथ और लोगों को भी अगर हम इंडस्ट्री को भी शामिल करेंगे तो हम कहां से कहां थोड़ा सा ताउन चाहिए, थोड़ी सी मीटिंग्स चाहिए, थोड़ा सा फैसिलिट करें। आप हमारे को आपको दुनिया से पैसे मांगने नहीं पड़ेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, अच्छा मैसेज दिया आपने। लास्ट में जमाल साहब आपको हमारे नाज़रीन को मैसेज देना चाहिए? बस मैसेज ये देना चाहेंगे कि हमारे की उम्मीद है हमें कि अल्लाह ने चाहा, ये मुल्क भी अल्लाह ताला ने जब बनाया है तो इंशाल्लाह इस मुल्क में सिंसियर लोग, अच्छे लोग हैं अभी भी, जो सिस्टम चल रहा है, तो हम उम्मीद रखते हैं अल्लाह पाक से, क्योंकि ना उम्मीदी एक कुफर है, गुनाह है। बिल्कुल ऐसा ही है। पॉजिटिव उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह बेहतरी आएगी और अल्लाह पाक अपने मदद से उन लोगों को लेके आएगा जो इस मुल्क के लिए बेहतर होंगे, जो तरक्की के पॉजिटिव सोच रखते होंगे, जो मिस कमिटमेंट, गलत कमिटमेंट नहीं करेंगे, जो वादे करेंगे उसको पूरा करेंगे और इंशाल्लाह हमारा मुल्क तरक्की करेगा। ये हमारी उम्मीद है और ये होगा इंशाल्लाह। आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया, एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज आपने दिया। शाह साहब मैं चाहूँगा हमारे नाज़रीन को। सर मेरा बस है 2 बातें आखिर में मैं करूँगा जी। एक तो बात ये है सर कि पंजाबी की मिसाल है जी कि इस मुल्क के झटके मसाइल हैं, इसका झटका ही हल है। इसके लिए आपको IMF के एक्सपर्ट की या PhD की ज़रूरत नहीं, ज़रूरत उन बंदों की है जो फैसला कुन पोजीशन में बैठे हों, जिनकी ना जायदाद बार हो, ना उनकी डुअल पर्सनैलिटी अपना नेशनैलिटी हो, ना उनकी औलादें बाहर पड़ रही हों, उनके सब आबाओ अजदाद की कब्रें पाकिस्तान में मौजूद हों और उनको ये पता हो कि हमने मर के इसी मुल्क के अंदर दफन होना है, और जब दफन होंगे ना कब्र के अंदर कोई तिजोरी है और ना जनाने अपना कफन के साथ कोई जेब लगी हुई है। इस किस्म के लोग जिस वक्त डिसीजन मेकिंग पर आ जाएंगे तो आपका मसाइल जो है वो हल होना शुरू हो जाएंगे। बाकी दूसरी चीज़ ये है सर कि सिंप्लीफिकेशन जो है ना, मतलब आप अभी एक मेरे ज़हन में अभी बात आई है जी। हमारा सबसे बड़ा इशू है ब्लैक मनी का। ठीक है, ब्लैक मनी है किनके पास? उनके ही पास है जो पैसा बाहर ले गए हैं। जो भी जेन्युइन बिजनेसमैन है वो बेचारा मजबूरन निकलता है, वरना जितना पैसा ट्रांसफ़र हुआ है, रिटायर्ड जज कहाँ पर हैं, उनकी औलादें कहाँ पर हैं? बाहर। रिटायर्ड जर्नैल और उनकी औलादें, प्रॉपर्टियाँ कहाँ पर हैं? बाहर। सियासतदानों की औलादें, उनकी प्रॉपर्टियाँ कहाँ हैं? बाहर।
ब्यूरोक्रेसी, ड्यूल नेशनैलिटी के साथ जितने बंदे काम कर रहे हैं, आज तक ये लेजिस्लेट नहीं कर सके कि ड्यूल नेशनैलिटी वाला बंदा जो है वो सरकार में नहीं बैठ सकता। जी बिल्कुल, आपने बड़ा बस ये खात्मा करना चाहिए इनको सर। और बाकी नीयत नहीं कहना, तो ये मैं बिल्कुल मुत्फिक हूँ मुगल भाई के साथ कि इस मुल्क में बड़ा पोटेंशियल है, ये मुल्क कहीं नहीं जाएगा और ये मुल्क तरक्की करेगा इंशाअल्लाह। शाह साहब एक लास्ट चीज है, ड्यूल नेशनलिटी की बात नहीं है, ड्यूल पर्सनालिटी भी तो है। वो तो है ही है। मैसेज है, मैंने पहले भी कर दिया है कि सिंध गवर्नमेंट स्पेशली देखें, हमारा जो एक्साइज का मैटर है सिंध गवर्नमेंट के हाथ में बिल्कुल सही है। ये पार्लियामेंट से पास हुआ है। इसको जो पेनल्टीज का मसला है, इस पे सदर साहब को नजरसानी करनी चाहिए, हमारे जो मिनिस्टर साहब है उसको नजरसानी करनी चाहिए। लोग परेशान हैं, मिडिल क्लास तबका, छोटा तबका जो छोटी गाड़ी चलाता है उसको जो 2-2 लाख रुपए पेनल्टीज लगाई है, उसको फौरी हमारा मुतालबा है कि इसको रिमूव किया जाए और इस पे नजरसानी करे कि एक गाड़ी 7 करोड़ की है उस पे भी आप 2 लाख रुपए चार्ज कर रहे हो, एक गाड़ी 25 लाख की उस पे भी आप 2 लाख रुपए चार्ज। बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया क्योंकि टाइम बड़ा महदूद है हमारे पास। इसको जरा ये जी, मैं लास्ट में अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, खास तौर पे अमजद शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। जमाल मुगल साहब आपका बहुत शुक्रिया, इब्राहिम हनीफ साहब आपका बहुत शुक्रिया, जापान से अरशद महमूद का बहुत शुक्रिया कि आपने मैं ज्वाइन किया। अगर इसको मैं समअप करूं तो हमारी गवर्नमेंट से मतलब यही रिक्वेस्ट है कि हम सब मोहबान वतन हैं, हम मुल्क से मोहब्बत करते हैं, इस मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं और हमारी जो यूथ है उसको हम चाहते हैं कि अपॉर्चुनिटी दें, आगे लाएं, राइट सीट पे राइट पर्सन को बिठाएं तो हमारे सारे मामला जो हल हो जाएंगे। चलते हैं काशिफ की तरफ। आपने कुछ तकलीफ किया है जी बिल्कुल, कुछ सुनाना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी। चलता रहे पहिया, बढ़ता रहे कारवां, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है पाकिस्तान की शान। चलता रहे पहिया, बढ़ता है कारवां, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है पाकिस्तान की शान। मेहनत से बनेगा रोशन हर एक नया जहान, तरक्की की मंजिल है हमारा पाकिस्तान। चलता रहे पहिया, बढ़ता है कारवां, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है हमारा पाकिस्तान। जिद्दत की राहों पर आगे बढ़ना है, अपनी सनत को दुनिया में आगे लाना है। जिद्दत की राहों में आगे बढ़ना है, अपनी सनत को दुनिया में आगे लाना है। हर पुर्जा हर मशीन मेहनत की शान है, हर कारीगर का ख्वाब रोशन हो पाकिस्तान। चलता रहे पहिया, बढ़ता है कारवां, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है पाकिस्तान की शान। नई सोच टेक्नोलॉजी नया हो सफर, हुनर हो और लगन से रोशन हो अपना घर। नई सोच टेक्नोलॉजी नया हो सफर, हुनर और लगन से रोशन हो अपना ये घर। मीलों कारखानों में गूंजे खुशहाली के साथ, मीलों कारखानों में गूंजे खुशहाली के साथ। तरक्की का पैगाम हो हर दिल की आवाज, चलता रहे पहिया, बढ़ता है कारवां, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है पाकिस्तान की शान। थैंक यू।